दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। नेचर और साइंस दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अंतःविषयक अकादमिक पत्रिकाएं थीं। अनगिनत विद्वान इन दोनों पत्रिकाओं में अपने शोधपत्र प्रकाशित कराने में गर्व महसूस करते थे। भारत में ऐसी पत्रिकाओं में सालाना प्रकाशित होने वाले लेखों की संख्या इतनी कम थी कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। लगभग 985 स्कूलों ने इन पत्रिकाओं में एक भी अकादमिक शोधपत्र प्रकाशित नहीं किया था। कई स्कूलों ने तो स्पष्ट रूप से मौद्रिक प्रस्ताव भी रखा था, जिसमें नेचर या साइंस के आधिकारिक संस्करण में शोधपत्र प्रकाशित करने पर 50 लाख से 2 करोड़ तक का इनाम देने की बात कही गई थी, जो इन अकादमिक पत्रिकाओं की विश्वसनीयता को दर्शाता था। हालांकि ऐसे शोधपत्र प्रकाशित करने की कठिनाई भी अविश्वसनीय रूप से कठिन थी। इस वर्ष तक दुनिया भर में लगभग 1 करोड़ शोधकर्ता थे। यह मानते हुए कि प्रत्येक शोधपत्र का एक ही लेखक होता, सांख्यिकीय रूप से हर 10,000 में से केवल 1 या 2 ही नेचर और साइंस में प्रकाशित हो पाते थे। ये संभावना अविश्वसनीय रूप से कम थी। इसलिए जब तक आपका शोधपत्र नेचर में प्रकाशित होता, लगभग सभी प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय और 211 कॉलेज आपको सीधे प्रोफेसर के रूप में नियुक्त कर लेते। भले ही आप 985 संस्थानों में प्रोफेसर न बन पाएं, एसोसिएट प्रोफेसर बनना तो काफ़ी आसान होता। नेचर पत्रिका के कई संपादक आज प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार कर रहे थे। वैश्विक अकादमिक प्रतिष्ठा वाली एक शीर्ष पत्रिका होने के नाते नेचर के संपादकीय कार्यालय को हर हफ्ते दुनिया भर से सैकड़ों प्रविष्टियां प्राप्त होती थीं, लेकिन 90% से ज़्यादा सीधे तौर पर अस्वीकार कर दी जाती थीं। चयन प्रक्रिया बेहद कठोर थी। जो भी प्रविष्टियां उनके स्तर की नहीं होती थीं या जिनमें व्यावहारिक उपयोगिता का अभाव होता था, उन्हें लगभग पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता था। बेशक ऐसे दिलचस्प उदाहरण भी रहे हैं जहां नेचर द्वारा अस्वीकृत प्रविष्टियों को नोबेल पुरस्कार मिला। हालांकि ये घटनाएं दुर्लभ थीं और नेचर जैसी पत्रिकाओं के अधिकार पर इनका कोई खास असर नहीं पड़ा। उन्होंने आज 20 से ज़्यादा लेखों की समीक्षा की थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी उनका ध्यान नहीं खींचा, यहाँ तक कि पढ़ते समय उन्हें थोड़ी नींद भी आ रही थी। सच में, लोग नेचर को किसी भी स्तर का लेख भेज देंगे। संपादकों में से एक, निक, अपनी आराम कुर्सी पर आराम से बैठ गया, थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहा था। हा, इतना चिड़चिड़ा मत बनो, पता है, अगर सिर्फ एक लेख स्वीकार हो जाए तो उस व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है। जाहिर है, कई लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, बस हमें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर तनख्वाह अच्छी नहीं होती तो मैं कब का छोड़ चुका होता। निक फिर से उठ बैठा और एक और लेख खोला। शिवम, ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या वह भारत के अकादमिक जगत का कोई आधिकारिक विशेषज्ञ है? मुझे पता है, भारत से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज पहनाया गया है, उसका नाम शिवम है। स्रोत एनोमाइक्रॉन G0 से ओ पर अपडेट किया गया। शायद ये सिर्फ नाम का है। निक ने सबमिशन पढ़ना जारी रखा। भारत की संस्कृति विशाल और गहन थी, शायद कई लोगों का नाम फेंग जुएयू था। लेकिन चूंकि वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसे एक साधारण, बिना प्रसिद्धि वाला शोधकर्ता होना चाहिए था। संपादकों के रूप में उनका एक ज़रूरी कौशल प्रमुख हस्तियों के नाम याद रखना था, ताकि जब वे लोग अपना काम प्रस्तुत करें तो लापरवाही के कारण उच्च स्तरीय लेख छूटने से बच सकें। लेख का शीर्षक था कैंसर कोशिकाओं में दवा प्रतिरोध के लिए लक्षित चिकित्सा, और इस शीर्षक ने निक का ध्यान तुरंत आकर्षित किया। कैंसर लंबे समय से मानव जाति का एक अजेय शत्रु रहा है, और कोई भी सफलता मानवता के लिए एक अभूतपूर्व प्रगति थी। कैंसर कोशिकाएं सुनने में डरावनी लगती थीं, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो वे केवल उत्परिवर्तित कोशिकाएं थीं। सामान्य कोशिकाएं विभाजित हो सकती थीं, लेकिन केवल सीमित संख्या में, जबकि कैंसर कोशिकाएं असीमित रूप से विभाजित हो सकती थीं, मेटास्टेसाइज हो सकती थीं, इस प्रकार शरीर के कार्यों और पोषक तत्वों को नष्ट कर सकती थीं, जिससे अंततः मानव मृत्यु हो जाती थी। मानव शरीर में EGFR नामक एक कोशिका होती है, जो एपिडर्मल वृद्धि कारक रिसेप्टर्स में से एक है, जो कोशिका वृद्धि, प्रसार, विभेदन और अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने वाले एक मानव स्विच की तरह था। लेकिन कैंसर कोशिकाओं के EGFR में उत्परिवर्तन चालू अवस्था में ही रहते थे, जिससे असामान्य कोशिका प्रसार होता था और सामान्य कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं में बदल जाती थीं। जब EGFR अवरोधक विकसित किए गए तो उन्होंने अकादमिक जगत में हलचल मचा दी, और मानवता को लगा कि उन्हें कैंसर के इलाज की सुबह मिल गई है। हालांकि शुरुआत में कैंसर कोशिकाएं वास्तव में नष्ट हो गईं, लेकिन वे चिंगारियों की तरह निष्क्रिय पड़ी रहीं। 3 से 6 हफ्तों के बाद ये चिंगारियां फूटने लगीं और जल्दी ही प्रतिरोध की एक प्रेरी आग बन गईं।
हालांकि कई विद्वान ईजीएफआर के लिए दवा रोधी प्रतिरोध एजेंटों का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उनका प्रभाव न्यूनतम था, जबकि इस लेख में एक अत्यंत प्रभावी प्रतिरोध रोधी एजेंट का परिचय दिया गया था। प्रतिरोधक प्रभावशीलता 95% तक। ये बेतुका है ना? निक ने जो संख्या देखी उस पर उपहास किया। ये एंटी रेजिस्टेंस एजेंट खास तौर पर फेफड़ों के कैंसर के ट्यूमर कोशिकाओं पर लक्षित थे। अगर ये वाकई इस स्तर की प्रभावशीलता हासिल कर लेते तो फेफड़ों के कैंसर के इलाज की दर दर्जनों गुना बढ़ जाती। अरे मार्शल, इधर आओ, मुझे लग रहा है कि इस लेख में कुछ गड़बड़ है। निक ने पुकारा। मार्शल ने लेख की विषय वस्तु पर नजर डाली। हालांकि परिणाम अविश्वसनीय लग रहे थे, लेख पर्याप्त मात्रा में आंकड़ों पर आधारित था। ये आंकड़े शिवम के नैदानिक प्रयोगों से नहीं लिए गए थे, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं था। इस लेख को संकलित करने में केवल कुछ दर्जन मिनट लगे, और स्वाभाविक रूप से ये मनगढ़ंत नहीं थे। सुपरकंप्यूटर की कंप्यूटेशनल सिमुलेशन क्षमताओं और ये के सूक्ष्म नियंत्रण पर भरोसा करते हुए यह आंकड़ा लगभग सटीक था। शायद हमें इसे किसी विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो वह हमारी नहीं है। बहुत बढ़िया विचार। निक ने जोर से सिर हिलाया। ये वास्तव में एक समझदारी भरा तरीका था। हालांकि दोनों संपादकों को अच्छी जानकारी थी, लेकिन इस तरह के व्यापक जर्नल के लिए उनके पास हर अकादमिक क्षेत्र में अधिकार नहीं था। लेकिन अगर यह असली निकला तो इसे हमारे जर्नल में प्रकाशित करने के अलावा यह आसानी से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी जीत सकता है। हमें इसे किसे भेजना चाहिए? इसे बर्मिंघम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कोलमैन को भेज दो। इस मामले में वे सबसे ज़्यादा आधिकारिक हैं और उन्हें ही डेटा की प्रामाणिकता का पता लगाना चाहिए। ठीक है, आप उनसे संपर्क करें, मैं बाकी सबमिशन की समीक्षा जारी रखूंगा। निक ने अगला सबमिशन खोला तो पाया कि वह भी शिवम का ही लिखा था। हालांकि इस बार उन्हें यकीन था कि यह सिर्फ नाम का कोई लेख नहीं हो सकता, क्योंकि सभी लेखकों के पते एक ही स्कूल, भारत स्थित जियांगन विश्वविद्यालय के थे। ये व्यक्ति काफ़ी दिलचस्प है। क्या कैंसर कोशिकाओं पर उनके और भी शोध हैं? भारत की एक कहावत थी, तलवार को तेज करने में 10 साल लगते हैं, और ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक दशक के शोध के बाद पहले से अनजान विद्वानों के अचानक नेचर में 3 लेख प्रकाशित हुए थे। जेट एक्रीशन डिस्क की उत्पत्ति शीर्षक से ही स्पष्ट हो गया कि यह कैंसर के क्षेत्र से बिल्कुल भी संबंधित नहीं था और इसका चिकित्सा जीव विज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। क्या ये खगोल विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है? निक को इसकी लगभग कोई समझ नहीं थी, लेकिन थोड़ी जांच पड़ताल के बाद यह मुद्दा एक सैद्धांतिक खोज निकला जिसका अकादमिक जगत से कोई पुष्ट उत्तर नहीं था। क्या इस व्यक्ति ने वास्तव में इसे पूरा किया था? लगता है हमें उन विशेषज्ञों को फिर से परेशान करना पड़ेगा। निक ने इस लेख को एक तरफ रख दिया। इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना इसे यूं ही अस्वीकार करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अगर इसमें कोई अभूतपूर्व खोज सामने आती और इसे किसी अन्य पत्रिका में प्रकाशित किया जाता तो इसका मतलब होता कि वे प्रतिभा को पहचानने में विफल रहे। हालांकि अगला लेख भी शिवम का ही था। दरअसल शिवम के पहले लेखक के रूप में 10 प्रस्तुतियां थीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोजन से स्थिर परमाणु नाभिक बनाने पर शोध, ग्राफीन तैयार करने की एक नई विधि, अल्ट्राफास्ट चार्जिंग कार बैटरियों पर शोध, न्यूट्रिनो सुपरल्यूमिनल विसंगति परिकल्पना। ये लेख आश्चर्यजनक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे, अनसुलझे अकादमिक मुद्दों को संबोधित करते थे या सुधार के समाधान प्रदान करते थे। रिंग रिंग। निक के ऑफिस का फोन बज उठा। निक, आपको यकीन नहीं होगा, मुझे आज एक ही व्यक्ति से 10 प्रविष्टियां मिलीं और उन सभी में ज्वलंत और चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर नई खोजें शामिल हैं। एक उत्साहित आवाज आए। ये व्यक्ति साइंस पत्रिका का संपादक था और निक के साथ उसके अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे। एक लेख की पुष्टि हो चुकी है, ये संभव है। बाकी लेख भी समीक्षाधीन हैं। इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? क्या उसने किसी एलियन की यूएसबी स्टिक चुराई है? आप जियांगन विश्वविद्यालय के शिवम की बात तो नहीं कर रहे हैं? आपको कैसे पता? क्योंकि हमारी पत्रिका को भी उससे 10 प्रविष्टियां मिली थीं। नेचर और साइंस दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अंतःविषयक अकादमिक पत्रिकाएं थीं। अनगिनत विद्वान इन दोनों पत्रिकाओं में अपने शोधपत्र प्रकाशित कराने में गर्व महसूस करते थे। भारत में ऐसी पत्रिकाओं में सालाना प्रकाशित होने वाले लेखों की संख्या इतनी कम थी कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। लगभग 985 स्कूलों ने इन पत्रिकाओं में एक भी अकादमिक शोधपत्र प्रकाशित नहीं किया था। कई स्कूलों ने तो स्पष्ट रूप से मौद्रिक प्रस्ताव भी रखा था, जिसमें नेचर या साइंस के आधिकारिक संस्करण में शोधपत्र प्रकाशित करने पर 50 लाख से 2 करोड़ तक का इनाम देने की बात कही गई थी, जो इन अकादमिक पत्रिकाओं की विश्वसनीयता को दर्शाता था। हालांकि ऐसे शोधपत्र प्रकाशित करने की कठिनाई भी अविश्वसनीय रूप से कठिन थी। इस वर्ष तक दुनिया भर में लगभग 1 करोड़ शोधकर्ता थे। यह मानते हुए कि प्रत्येक शोधपत्र का एक ही लेखक होता, सांख्यिकीय रूप से हर 10,000 में से केवल 1 या 2 ही नेचर और साइंस में शोधपत्र प्रकाशित कर पाते थे। ये संभावना अविश्वसनीय रूप से कम थी।
इसलिए जब तक आपका नेचर में एक शोधपत्र प्रकाशित होता, लगभग सभी प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय और 211 कॉलेज आपको सीधे प्रोफेसर के रूप में नियुक्त कर लेते। भले ही आप 985 संस्थानों में प्रोफेसर न बन पाएं, एसोसिएट प्रोफेसर बनना काफ़ी आसान होता। नेचर पत्रिका के कई संपादक आज प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार कर रहे थे। वैश्विक अकादमिक प्रतिष्ठा वाली एक शीर्ष पत्रिका होने के नाते नेचर के संपादकीय कार्यालय को हर हफ्ते दुनिया भर से सैकड़ों प्रविष्टियां प्राप्त होती थीं, लेकिन 90% से ज़्यादा सीधे तौर पर अस्वीकार कर दी जाती थीं। चयन प्रक्रिया बेहद कठोर थी। जो भी प्रविष्टियां उनके स्तर के अनुरूप नहीं होती थीं या जिनमें व्यावहारिक उपयोगिता का अभाव होता था, उन्हें लगभग पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता था। बेशक ऐसे दिलचस्प उदाहरण भी रहे हैं जहां नेचर द्वारा अस्वीकृत प्रविष्टियों को नोबेल पुरस्कार मिला। हालांकि ये घटनाएं दुर्लभ थीं और नेचर जैसी पत्रिकाओं के अधिकार पर इनका कोई खास असर नहीं पड़ा। वे आज 20 से ज़्यादा लेखों की समीक्षा कर चुके थे, लेकिन किसी ने भी उनका ध्यान नहीं खींचा। पढ़ते पढ़ते उन्हें थोड़ी नींद भी आ रही थी। सच में लोग नेचर को किसी भी स्तर का लेख भेज देंगे। संपादकों में से एक, निक, अपनी आराम कुर्सी पर आराम से बैठ गया, थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहा था। हा, इतना चिड़चिड़ा मत बनो। पता है, अगर सिर्फ एक लेख स्वीकार हो जाए तो उस व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है। जाहिर है कई लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, बस हमें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर तनख्वाह अच्छी नहीं होती तो मैं कब का छोड़ चुका होता। निक फिर से उठ बैठा और एक और लेख खोला। शिवम, ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या वह भारत के अकादमिक जगत का कोई आधिकारिक विशेषज्ञ है? मुझे पता है, भारत से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज पहनाए जाने वाले का नाम शिवम है। शायद ये सिर्फ नाम का नाम है। निक ने प्रस्तुति पढ़ना जारी रखा। भारत की संस्कृति विशाल और गहन थी, शायद कई लोगों का नाम शिवम था। लेकिन चूंकि वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसे एक साधारण, बिना प्रसिद्धि वाला शोधकर्ता होना चाहिए था। संपादकों के रूप में उनका एक ज़रूरी कौशल प्रमुख हस्तियों के नाम याद रखना था, ताकि जब वे लोग अपना काम प्रस्तुत करें तो लापरवाही के कारण उच्च स्तरीय लेख छूटने से बच सकें। लेख का शीर्षक था कैंसर कोशिकाओं में दवा प्रतिरोध के लिए लक्षित चिकित्सा, और इस शीर्षक ने निक का ध्यान तुरंत आकर्षित किया। कैंसर लंबे समय से मानव जाति का एक अजेय शत्रु रहा है, और कोई भी सफलता मानवता के लिए एक अभूतपूर्व प्रगति थी। कैंसर कोशिकाएं भयावह लग सकती थीं, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो वे केवल उत्परिवर्तित कोशिकाएं थीं। सामान्य कोशिकाएं विभाजित हो सकती थीं, लेकिन केवल सीमित संख्या में, जबकि कैंसर कोशिकाएं असीमित रूप से विभाजित हो सकती थीं, मेटास्टेसाइज हो सकती थीं। इस प्रकार शरीर के कार्यों और पोषक तत्वों को नष्ट कर सकती थीं, जिससे अंततः मानव मृत्यु हो जाती थी। मानव शरीर में EGFR नामक एक पदार्थ होता था, जो एपिडर्मल वृद्धि कारक रिसेप्टर्स में से एक था, जो कोशिका वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। प्रसार, विभेदन और अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं में यह कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने वाले एक मानव स्विच की तरह था। लेकिन कैंसर कोशिकाओं के EGFR में उत्परिवर्तन चालू अवस्था में रहे, जिससे असामान्य कोशिका प्रसार हुआ और सामान्य कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं में बदल गईं। जब EGFR अवरोधक विकसित किए गए तो उन्होंने अकादमिक जगत में सनसनी फैला दी, और मानवता ने सोचा कि उन्हें कैंसर के इलाज की सुबह मिल गई है। हालांकि शुरुआत में कैंसर कोशिकाएं वास्तव में नष्ट हो गईं, लेकिन वे चिंगारियों की तरह निष्क्रिय पड़ी रहीं। 3 से 6 हफ्तों के बाद ये चिंगारियां फूटने लगीं और जल्दी ही प्रतिरोध की एक प्रेरी आग बन गईं। हालांकि कई विद्वान EGFR के लिए दवा रोधी प्रतिरोध कारकों का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उनका प्रभाव न्यूनतम था, जबकि इस लेख में एक अत्यंत प्रभावी प्रतिरोध रोधी कारक प्रस्तुत किया गया था। 95% तक की प्रतिरोध रोधी प्रभावशीलता। ये बेतुका है ना? निक ने जो संख्या देखी उसे देखकर वह हंस पड़ा। ये प्रतिरोधक एजेंट खास तौर पर फेफड़ों के कैंसर के ट्यूमर कोशिकाओं पर लक्षित थे। अगर ये वाकई इस स्तर की प्रभावशीलता हासिल कर लेते तो फेफड़ों के कैंसर के इलाज की दर दर्जनों गुना बढ़ जाती। अरे मार्शल, इधर आओ, मुझे लग रहा है कि कुछ है। क्या इस लेख में कुछ गड़बड़ है? निक ने पुकारा। मार्शल ने लेख की विषय वस्तु पर नज़र डाली। हालांकि परिणाम अविश्वसनीय लग रहे थे, लेख पर्याप्त मात्रा में आंकड़ों पर आधारित था। ये आंकड़े शिवम के नैदानिक प्रयोगों से नहीं लिए गए थे, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं था। इस लेख को संकलित करने में केवल कुछ दर्जन मिनट लगे, और स्वाभाविक रूप से ये मनगढ़ंत नहीं थे। सुपरकंप्यूटर की कंप्यूटेशनल सिमुलेशन क्षमताओं और ही के सूक्ष्म नियंत्रण पर भरोसा करते हुए यह आंकड़ा लगभग सटीक था। शायद हमें इसे किसी विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो वह हमारी नहीं है। बहुत बढ़िया विचार। निक ने जोर से सिर हिलाया। ये वास्तव में एक समझदारी भरा तरीका था। हालांकि दोनों संपादक अच्छी तरह से जानकार थे, लेकिन इस तरह के व्यापक जर्नल के लिए उनके पास हर अकादमिक क्षेत्र में अधिकार नहीं था। लेकिन अगर यह असली निकला तो इसे हमारे जर्नल में प्रकाशित करने के अलावा यह आसानी से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी जीत सकता है।
हमें इसे किसे भेजना चाहिए? इसे बर्मिंघम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कोलमैन को भेजो, वे इस मामले में सबसे ज़्यादा आधिकारिक हैं और उन्हें ही डेटा की प्रामाणिकता का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, आप उनसे संपर्क करें, मैं बाकी सबमिशन की समीक्षा जारी रखूंगा। निक ने अगला सबमिशन खोला तो पाया कि वह भी शिवम का ही लिखा था। हालांकि इस बार उन्हें यकीन था कि यह सिर्फ नाम का नहीं हो सकता, क्योंकि सभी लेखकों के पते एक ही स्कूल, भारत स्थित जियांगन विश्वविद्यालय के थे। ये व्यक्ति काफ़ी दिलचस्प है, क्या कैंसर कोशिकाओं पर उनके और भी शोध हैं? भारत की एक कहावत थी, तलवार को तेज करने में 10 साल लगते हैं, और ऐसे कई उदाहरण हैं जब पहले से अनजान विद्वानों के एक दशक के शोध के बाद अचानक नेचर में 3 लेख प्रकाशित हुए थे। जेट एक्रीशन डिस्क की उत्पत्ति। सिर्फ शीर्षक से ही स्पष्ट हो गया कि यह कैंसर के क्षेत्र से बिल्कुल भी संबंधित नहीं था और इसका चिकित्सा जीव विज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। क्या ये खगोल विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है? निक को इसकी लगभग कोई समझ नहीं थी, लेकिन थोड़ी जांच पड़ताल के बाद यह मुद्दा एक सैद्धांतिक खोज निकला जिसका अकादमिक जगत से कोई पुष्ट उत्तर नहीं था। क्या इस व्यक्ति ने वास्तव में इसे पूरा किया था? लगता है हमें उन विशेषज्ञों को फिर से परेशान करना पड़ेगा। निक ने इस लेख को एक तरफ रख दिया, इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना इसे यूं ही अस्वीकार करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अगर इसमें कोई अभूतपूर्व खोज सामने आती और इसे किसी अन्य पत्रिका में प्रकाशित किया जाता तो इसका मतलब होता कि वे प्रतिभा को पहचानने में विफल रहे। हालांकि अगला लेख भी शिवम का ही था। दरअसल शिवम के पहले लेखक के रूप में 10 प्रस्तुतियां थीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोजन से स्थिर परमाणु नाभिक बनाने पर शोध, ग्राफीन तैयार करने की एक नई विधि, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग कार बैटरियों पर शोध, न्यूट्रिनो सुपरल्यूमिनल विसंगति परिकल्पना। ये लेख आश्चर्यजनक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे, अनसुलझे अकादमिक मुद्दों को संबोधित करते थे या सुधार के समाधान प्रदान करते थे। रिंग रिंग। निक के ऑफिस का फोन बज उठा। निक, आपको यकीन नहीं होगा, मुझे आज एक ही व्यक्ति से 10 प्रविष्टियां मिलीं और उन सभी में ज्वलंत और चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर नई खोजें शामिल हैं। एक उत्साहित आवाज आए। ये व्यक्ति साइंस पत्रिका का संपादक था और निक के साथ उसके अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे। एक लेख की पुष्टि हो चुकी है, ये संभव है। बाकी लेख भी समीक्षाधीन हैं। इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? क्या उसने किसी एलियन की यूएसबी स्टिक चुराई है? आप जियांगन विश्वविद्यालय के शिवम की बात तो नहीं कर रहे हैं? आपको कैसे पता? क्योंकि हमारी पत्रिका को भी उससे 10 प्रविष्टियां मिली थीं। बर्मिंघम विश्वविद्यालय की एक प्रयोगशाला में, सफ़ेद कोट पहने, जिसके सिर पर लगभग कोई बाल नहीं थे, एक विद्वान सावधानी से अभिकर्मक की एक ट्यूब मिला रहा था। उसके बगल में एक छोटा सफ़ेद चूहा था जो पेट के कैंसर के कारण अपनी जीवन शक्ति खोने के कगार पर पहुंच गया था। प्रोफेसर कोलमैन, जिन्हें कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है, उन्हें जो लोग नहीं जानते वे शायद 60 या 70 साल के विद्वान समझ लें। हालांकि उनकी उम्र केवल 37 वर्ष थी। उन्होंने 22 साल की उम्र में अपनी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और अपने पूर्व गुरु के निमंत्रण पर बर्मिंघम विश्वविद्यालय में रहकर कैंसर अनुसंधान पर केंद्रित अपनी प्रयोगशाला स्थापित की, जिस क्षेत्र के लिए वे समर्पित थे। 5 वर्षों में उन्होंने शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में दर्जनों उच्चस्तरीय और बेहद प्रभावशाली लेख प्रकाशित किए। 27 साल की उम्र में उन्हें आधिकारिक तौर पर बर्मिंघम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त किया गया, जहां उन्हें उच्च सम्मान और सम्मान प्राप्त हुए। अब उन्होंने कई उत्कृष्ट विद्वानों को प्रशिक्षित किया था, जिनमें से प्रत्येक ने नेचर, साइंस या सेल में एक लेख लिखा था और उनका शैक्षणिक स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। बेशक बेहद गंजा शब्द उनके जैसे ही किसी व्यक्ति का वर्णन करता था। 30 साल की उम्र तक उनके सिर पर लगभग कोई बाल नहीं बचे थे। वाह, आखिरकार हो गया। उम्मीद है इस बार प्रभाव काफी बेहतर होगा। कोलमैन ने अपने हाथ में बर्तन नीचे रखा और उसे सावधानी से रख दिया। हालांकि ये 2 मिलीलीटर से भी कम था। इस छोटी सी परखनली में मौजूद कच्चे माल की कीमत हजारों ब्रिटिश पाउंड थी। प्रोफेसर, आपके लिए एक मेल है। प्रयोगशाला के बाहर से एक युवा आवाज आई। ठीक है केविन, मैं अभी आता हूँ। वैसे क्या आप मुझे नाश्ता कराने में मदद कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। कोलमैन ने अपना कोट उतारा, कीटाणुनाशक से हाथ धोए, अपनी मेज पर बैठे और आराम से एक कप कड़क चाय की चुस्की ली। नेचर से एक पांडुलिपि। उन्होंने प्रेषक के नाम पर नजर डाली। वे सचमुच सोचते हैं कि मैं संपादकीय बोर्ड का एक सदस्य हूं। कोलमैन व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में गर्व की झलक थी, क्योंकि इससे इस क्षेत्र में उनकी अकादमिक विश्वसनीयता और उनके विद्वत्तापूर्ण स्तर की पहचान साबित हुई। अच्छा, मैं भी देख लेता हूं और नाश्ता कर लेता हूं। आमतौर पर नेचर से प्राप्त प्रस्तुतियां उच्च गुणवत्ता की होती थीं, जिससे उन्हें दुनिया भर के अन्य विद्वानों के शोध कार्यों की एक झलक मिलती थी। लक्षित कैंसर उपचारों में दवा प्रतिरोध का प्रबंधन। इस शीर्षक ने तुरंत उनकी रुचि जगा दी। उन्होंने अपने हाथ में रखी वस्तु मेज पर रख दी और उनका व्यवहार सतर्क हो गया, क्योंकि वे इस विशेष शोध क्षेत्र के शुरुआती अग्रदूत थे।
उन्होंने जो दवा अभी अभी तैयार की थी वह कैंसर कोशिकाओं की दवा प्रतिरोध क्षमता को कम करने के लिए थी। शिक्षा जगत में इसी तरह का शोध करने वाले किसी व्यक्ति से मिलना एक अनोखी सहानुभूति का एहसास कराता था। 95% दवा प्रतिरोध में कमी, ये कैसे संभव है? सारांश पढ़कर कोलमैन की पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में वर्षों तक काम किया था और 9.5% प्रतिरोध में भी कमी नहीं ला पाए थे। उनके सर्वोत्तम अनुमानों के अनुसार अगर दवा सफलतापूर्वक विकसित भी हो जाती तो भी यह कैंसर कोशिकाओं के दवा प्रतिरोध को अधिकतम 15% तक ही समाप्त कर पाती, जो इस शोधपत्र के परिणामों से बिल्कुल अलग था। ये सही नहीं हो सकता। अगर उन्होंने प्रकृति के आगे झुकने का साहस किया होता तो शायद वे लापरवाही से नहीं बोलते। एक बड़ी सफलता अक्सर एक अड़चन से ज्यादा कुछ नहीं होती, एक बार उसे तोड़ देने के बाद उसके परिणामस्वरूप विस्फोटक सुधार होते हैं। शायद शिवम नाम के इस विद्वान ने उस अड़चन को तोड़ दिया था और इस तरह ऐसा उपचार प्रभाव हासिल किया था। ये आंकड़े मनगढ़ंत नहीं लगते। कोलमैन ने आंकड़ों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। कुछ नई दवाओं से अपरिचित होने के बावजूद वह उनमें से अधिकांश को समझ सकते थे। इन दवाओं की संरचना और संरचना को देखते हुए ये स्पष्ट था कि इन्हें कैंसर कोशिकाओं की दवा प्रतिरोध क्षमता को लक्षित करने के लिए चुना गया था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन्हें कैसे संश्लेषित किया जाए। शिवम के शोधपत्र में ऐसी प्रतिरोध घटाने वाली दवाओं की तैयारी विधि और नैदानिक परिणामों के परीक्षण का परिचय दिया गया था। यदि सभी आंकड़े सटीक थे तो यह निस्संदेह एक महत्वपूर्ण सफलता थी। यदि दवा प्रतिरोध क्षमता में और सुधार किया जा सके तो पेट का कैंसर मानवता द्वारा जीता गया पहला कैंसर हो सकता है। अजीब बात है, इतना उल्लेखनीय व्यक्ति, मुझे उससे अपरिचित नहीं होना चाहिए। भारत के जियांगनान विश्वविद्यालय में इस क्षेत्र में शोध करने वाले बहुत कम लोग हैं। क्या यह उनके द्वारा प्रशिक्षित कोई छात्र या शोधकर्ता हो सकता है? कोलमैन ने अनुमान लगाया। कोई बात नहीं, पहले एक प्रायोगिक सत्यापन करते हैं। इस समय तक कोलमैन का छात्र अपना नाश्ता ले आया था, लेकिन उसका खाली पेट अब उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। केविन, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, मेरे पास तुम सबके लिए एक काम है। कोलमैन ने निर्देश दिया। यह एक नया औषधि संश्लेषण सूत्र है। हमारी प्रयोगशाला सभी संश्लेषण शर्तों को पूरा कर सकती है, इसलिए नैदानिक प्रयोगों को आगे बढ़ाएं। हमारे पास कुछ प्रायोगिक चूहे हैं जो औषधि प्रतिरोध अनुसंधान से गुजर रहे हैं, है ना? हाँ प्रोफेसर, लेकिन क्या आप पहले अपनी नई औषधि का प्रयोग नहीं करने वाले थे? इस पर रुकिए, अगर कोई और 95% तक पहुंच गया है तो मेरा 15% मायने नहीं रखता। आपके पास 5 दिन हैं, फिर प्रयोगात्मक परिणाम जमा करें और मुझे रिपोर्ट करें। मैं भी प्रयोगों के इस दौर में व्यक्तिगत रूप से भाग लूंगा। अतिरिक्त प्रयासों से इस खंड का प्रयोगात्मक डेटा तीसरे दिन शाम तक तैयार हो गया और इसका प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से अच्छा रहा, यहाँ तक कि शिवम के परिणामों से 2.5% अधिक। कोलमैन प्रयोगात्मक रिपोर्ट पकड़े हुए थोड़े कांप रहे थे। वह बहुत खुश भी थे और दिल टूटने की कगार पर भी। इस क्षेत्र में एक अड़चन के आखिरकार टूट जाने की खुशी थी और इस बात का दुख भी कि यह काम उन्होंने नहीं किया। शिवम, मुझे इस व्यक्ति को जानना ही होगा। कोलमैन ने जानबूझकर भारत के दिन के समय अपने संचार माध्यमों से शिवम से संपर्क किया। प्रोफेसर शिवम, कोलमैन ने इसी उपाधि से शुरुआत की। उनके मन में इतनी उल्लेखनीय उपलब्धियों वाला व्यक्ति कम से कम प्रोफेसर तो होगा ही, शायद शिक्षाविद की उपाधि भी रखता हो। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? ओह प्रोफेसर शिवम, मैं बर्मिंघम विश्वविद्यालय से कोलमैन हूं। आपने मेरे बारे में सुना होगा। क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने आपके बारे में नहीं सुना है? शिवम ने अजीब तरह से जवाब दिया। वह वास्तव में नाम नहीं पहचान पाया, लेकिन जियाओई से एक त्वरित स्कैन के बाद शिवम को एहसास हुआ कि यह उस पेपर से संबंधित हो सकता है। हा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे जानते हैं या नहीं, अब हम जानते हैं, कोलमैन ने शालीनता से हंसते हुए कहा। मैं पूछना चाहता हूँ प्रोफेसर शिवम, क्या आपके पेपर की विषय वस्तु स्वतंत्र रूप से पूरी की गई थी? हाँ, मैंने इसे अपने आप किया, शिवम ने उत्तर दिया। और प्रोफेसर कोलमैन, आपको मुझे प्रोफेसर शिवम कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस एक सीनियर हूँ जो स्नातक होने वाला हूँ। ये सच नहीं हो सकता। ऐसी प्रतिभा किसी उपाधि या पद पर कैसे नहीं रह सकती? ये तो बर्बादी है। कोलमैन ने शिवम के पक्ष में कहा। आप मुझे बता रहे हैं, पिछले हफ्ते मेरा प्रोफेसर पद के लिए मूल्यांकन हुआ था और मेरे स्कूल के 80% शिक्षकों ने मेरे शोध कौशल की कमी बताते हुए इसके खिलाफ वोट दिया था। वे सब बेवकूफ़ हैं। कोलमैन के मन में शिवम लगभग एक आदर्श थे और ऐसे अदूरदर्शी लोगों को यह एहसास ही नहीं था कि शिवम की नई दवा क्या दर्शाती है। मिस्टर शिवम, आपको हमारे स्कूल में आ जाना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको यहां तुरंत प्रोफेसर की उपाधि मिल जाएगी और फायदे भी मुझसे कम नहीं होंगे। कोलमैन पहले से ही उन्हें अपने साथ जोड़ने के बारे में सोच रहा था। माफ़ कीजिए प्रोफेसर कोलमैन, मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। मुझे जियांगन विश्वविद्यालय ज़्यादा पसंद है। कोलमैन की बातें सुनकर शिवम ने हल्के से नाराज़ होकर कहा।
अपने स्कूल की आलोचना सिर्फ वही कर सकता था, कोई और नहीं कर सकता था। ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है, कोलमैन ने थोड़ी निराशा के साथ कहा। क्या मैं गुस्ताखी करके एक और सवाल पूछ सकता हूँ? मिस्टर शिवम, आपको इतनी अच्छी अवधारणा, अचानक प्रेरणा कैसे मिली? ठीक है, एक सुबह मैं बाथरूम में था, कई दिनों से कब्ज से परेशान था, और फिर अचानक पेशाब आ गया, और उसी पल ऐसा लगा जैसे मुझ पर किसी देवता का साया हो, और प्रेरणा बस यूं ही आ गई। शिवम ने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। यह अविश्वसनीय है, कोलमैन को हैरानी से इस बात पर यकीन हो गया। मिस्टर शिवम, मैं तुरंत पत्रिका को सूचित करूंगा कि आपका लेख इस हफ्ते जरूर प्रकाशित होगा। निश्चिंत रहें, हमें संपर्क में रहना होगा। जरूर, जरूर, शिवम ने लापरवाही से जवाब दिया। कोलमैन ने फोन रख दिया और अचानक अपने दफ्तर के शौचालय को घूरते हुए गहरी सोच में डूब गया। केविन, इधर आओ। प्रोफेसर, क्या हुआ? कुछ हुआ? ओह, मेरे दफ्तर का शौचालय हटवाकर उसकी जगह भारत शैली का स्क्वाट शौचालय लगवाने के लिए स्कूल में आवेदन करने में मेरी मदद करो। केविन उलझन में लग रहा था। शायद अगली बार मैं भी कुछ प्रेरणा पा सकूं। हाँ, बिल्कुल यही है। दफ्तर से बाहर निकलते हुए कोलमैन ने मन ही मन बुदबुदाया। प्रिय श्रीमान शिवम, बधाई। हमारी पत्रिका में प्रस्तुत आपका लेख, जिसका शीर्षक है लक्षित कैंसर कोशिका चिकित्सा में औषधि प्रतिरोध से निपटना, आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और अगले सप्ताह के अंत के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित होगा। एक बार फिर हार्दिक बधाई। प्रिय श्रीमान शिवम, बधाई। हमारी पत्रिका में प्रस्तुत आपका लेख, जिसका शीर्षक न्यूट्रिनो सुपरल्यूमिनल विसंगतियों पर परिकल्पना है, औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और अगले सप्ताह पृष्ठ पर प्रकाशित होगा। सोमवार की सुबह शिवम ने अपने सबमिशन की स्थिति जानने के लिए अपना पेपर सबमिशन सिस्टम खोला ही था। नेचर और साइंस में प्रस्तुत उनके सभी 20 लेख पहले ही स्वीकार किए जा चुके थे। एक ही पत्रिका के एक ही अंक में एक ही लेखक द्वारा 10 अकादमिक पेपर प्रकाशित करना दोनों पत्रिकाओं के इतिहास में अभूतपूर्व था। और भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह व्यक्ति भारत से था। परिणामस्वरूप दोनों पत्रिकाओं ने इस अंक में शिवम के 10 पेपरों के लेआउट के लिए विशेष रूप से एक नया खंड जोड़ा। बुरा नहीं, काफी कुशल। शिवम ने संतुष्टि से सिर हिलाया। कोई चारा नहीं था, उनका हर लेख इतना जबरदस्त था कि अकादमिक अधिकारी भी सत्यापन के बाद उनकी प्रशंसा करते और स्वीकार करते कि उनका विद्वत्तापूर्ण स्तर उनसे कहीं कमतर था। अगर शिवम ने उसी क्षेत्र में सिर्फ 20 लेख प्रकाशित किए होते तो शायद ये ज्यादा स्वीकार्य होता। आखिरकार, जब किसी को किसी खास क्षेत्र में गहन ज्ञान होता है तो किसी भी आंशिक सफलता का इस्तेमाल लेख लिखने के लिए किया जा सकता है। लेकिन उनका हर लेख एक अलग क्षेत्र में था, यानी 20 की उम्र में इस व्यक्ति ने लगभग वो कर दिखाया था जो शीर्ष वैज्ञानिकों का एक समूह सैकड़ों सालों में भी हासिल नहीं कर पाया, जो सबसे चौंकाने वाली बात थी। अगर कोई जन्म से ही सीखना शुरू कर दे तब भी ये बहुत बड़ा काम होगा। साल में एक क्षेत्र, आम लोगों के लिए किसी क्षेत्र में प्रवेश करना भी काफ़ी नहीं होगा, इतनी गहरी समझ और बुनियाद तो दूर की बात है। लेकिन इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यह घटना उनकी आंखों के सामने घटित हो रही थी। उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियांगनान विश्वविद्यालय के एक कार्यालय में हे गुआंगहुआ नाम के प्रोफेसर ने हमेशा की तरह नेचर का नवीनतम अंक खोला। वे पहले से ही उस उम्र में थे जहां प्रतिष्ठा और पैसा सब कुछ हासिल था। स्रोत ओजी ओमाइक्रॉन से ओमाइक्रॉन पर अपडेट किया गया। लेकिन जो लोग जीवन भर शिक्षा जगत में लगे रहे, उनका मन हमेशा इन्हीं चीज़ों में लगा रहता था। उन्हें कम से कम अपने शैक्षणिक स्तर को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से ऊर्जा प्राप्त करने की ज़रूरत थी, इसलिए साहित्य पढ़ना उनके लिए एक अनिवार्य पाठ्यक्रम था। हे गुआंगहुआ का शोध लिथियम बैटरियों पर केंद्रित था और उन्होंने एशियाई में कई उच्च स्तरीय लेख प्रकाशित किए थे। दुर्भाग्य से न तो उनका और न ही उनके शोध समूह का कोई लेख नेचर या साइंस द्वारा कभी स्वीकार किया गया था। सीमित शैक्षणिक क्षमता के साथ वे और क्या कर सकते थे? उच्च प्रदर्शन लिथियम बैटरी तकनीक, आयतन में 50% कमी, क्षमता में 75% वृद्धि, जीवन काल में तिगुनी वृद्धि। हे गुआंगहुआ की पुतलियां अचानक कई गुना चौड़ी हो गईं। इनमें से किसी एक संख्या को हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। एक साथ इतनी बड़ी छलांग लगाना, किस देश के शोधकर्ताओं ने इसे विकसित किया होगा, ये कितना अविश्वसनीय था। उसने लेखक के नाम पर नजर डाली, शिवम, जियांगनान विश्वविद्यालय। वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या जियांगनान विश्वविद्यालय में शिवम नाम का कोई प्रोफेसर है? ओह, ठीक है, लगता है पिछले हफ्ते स्कूल में एक छात्र को असाधारण रूप से मानद प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया था। लगता है कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में। उस छात्र का नाम शायद शिवम था। उसे अच्छी तरह याद था, शिवम नाम का ये छात्र अब दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति था। उस समय उसने इसे मजाक समझकर टाल दिया, ये सोचकर कि जिस छात्र ने अभी अभी कोई संदिग्ध चैंपियनशिप जीती हो, उसे विशेष प्रोफेसर की उपाधि कैसे मिल सकती है। दुनिया में ऐसी अनुकूलता कहाँ मिलती है।
वह हेगुआंगुआ ने 28 साल की उम्र में अपनी पीएचडी पूरी की, 35 साल की उम्र में मुश्किल से एसोसिएट प्रोफेसर बने और 48 साल की उम्र में बड़ी मेहनत से प्रोफेसर के पद तक पहुंचे, उन कठिनाइयों के साथ जिन्हें वह अच्छी तरह जानते थे। बिना किसी प्रतिनिधि लेख के एक 21 साल का युवक 48 साल की उम्र में वह कैसे हासिल कर सकता है? उसने बिना सोचे समझे तुरंत इसके खिलाफ वोट डाल दिया। क्या यह उसी नाम का कोई शिक्षक हो सकता है? हेगुआंगहुआ ने अनुमान लगाया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि वह अकादमी के सभी शिक्षकों से परिचित था और वहां शिवम नाम का कोई शिक्षक नहीं था। क्या ये लिथियम बैटरी पर काम करने वाले किसी दूसरे विभाग का शिक्षक हो सकता है? उसने विश्वविद्यालय की कक्षा प्रणाली खोली और नाम डाला, लेकिन पृष्ठ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखा। या इसी नाम का कोई डॉक्टरेट छात्र या मास्टर डिग्री का छात्र? हालांकि संभावना कम थी, लेकिन यह असंभव नहीं था। बूढ़े मुझे छात्र पंजीकरण प्रणाली की जांच करने में मदद करो ताकि पता चल सके कि कितने छात्रों का नाम शिवम है। हेगुआंगहुआ ने सीधे अभिलेखागार विभाग के एक अधिकारी को फोन किया। ओह बूढ़े, हमारे स्कूल में शिवम नाम का सिर्फ एक छात्र है, जानते हो, सूचना विद्यालय का। क्या ये सच में वही है? धड़ाम से हेगुआंगहुआ का फोन वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने विरोध में वोट दिया तो उसका कारण अज्ञात शैक्षणिक स्तर और प्रतिनिधि लेखों का अभाव था। आज उस व्यक्ति ने नेचर के मुख्य अंक में एक लेख प्रकाशित किया जिससे उसने वह हासिल किया जो वह अपने जीवन काल में कभी नहीं कर पाया था, और यह उसके चेहरे पर एक तमाचा जैसा लगा। रुको, एक सरसरी नज़र से उसने देखा कि आज की पत्रिका का लेआउट कुछ अलग लग रहा था। ये सभी पृष्ठ एक जैसे टाइपसेट और हाईलाइट किए गए रंगों के साथ क्यों थे? आमतौर पर कवर को छोड़कर बाकी सभी लेखों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता था। फोंग जुएयू, उसका एक और लेख, और भी। हेगुआंगहुआ हक्का बक्का रह गया। पत्रिका के इस अंक में फोंग जुएयू द्वारा लिखे गए 10 लेख थे। ये कैसे संभव हो सकता है? ये लेख ऊर्जा, खगोल भौतिकी, चिकित्सा, जीव विज्ञान आदि जैसे क्षेत्रों से संबंधित थे। क्या ये नाम और स्कूल में कोई गलती हो सकती है? लेकिन उसने तुरंत इस संभावना को खारिज कर दिया। विश्वस्तरीय पत्रिकाएं प्रकाशन से पहले बार बार सत्यापन से गुजरती हैं, ऐसी गलती कैसे हो सकती है? क्या उसने सचमुच इतने सारे लेख प्रकाशित किए? लेकिन कैसे, जबकि वह सिर्फ 21 साल का एक सीनियर छात्र है और कंप्यूटर विज्ञान जैसी असंबंधित विषय में पढ़ाई कर रहा है? नहीं, मुझे राष्ट्रपति से मिलना है। ये बहुत बड़ी बात है। हेगुआंगहुआ जल्दी से राष्ट्रपति कार्यालय की ओर चल पड़ा। जियांगन विश्वविद्यालय के अन्य कार्यालयों में भी यही दृश्य देखने को मिला। जैसे ही दोनों प्रमुख पत्रिकाओं के नए अंक प्रकाशित हुए, ये खबर एक विस्फोट की तरह फैल गई और भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों को एक बात पता चल गई। जियांगन विश्वविद्यालय के एक छात्र शिवम ने नेचर और साइंस दोनों के मुख्य अंकों में प्रथम लेखक के रूप में 10 लेख प्रकाशित किए थे। जैसे ही यह खबर फैली, इसने अकादमिक समुदाय को तुरंत हिलाकर रख दिया और पुष्टि हुई कि यह शिवम सिर्फ नाम का व्यक्ति नहीं, बल्कि वास्तव में दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है और जिसे डीन के नाम से जाना जाता है। शिवम, बच्चे, क्या हो रहा है? क्या वो लेख वाकई तुमने ही प्रकाशित किए थे? जुओ शानके ने खबर सुनते ही तुरंत शिवम को फोन किया। और क्या हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने किसी को अपना नाम बदलकर मेरा नाम रखने के लिए मजबूर किया? तुम तो पागल हो, आखिर तुमने ये कैसे कर लिया? क्या तुम कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ रहे हो? जुओ शानके ने जोर देकर कहा। हाँ, लेकिन क्या मैं बोर होने पर कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं कर सकता? बैकक्वोट, युवा गुरु मिस्टर शिवम हुआई की तुलना में आप कहीं ज्यादा हाई प्रोफाइल हैं। जूंग यंग ने शिवम को एक कप चाय दी क्योंकि उसे सुबह जो हुआ उसके बारे में पहले ही पता चल चुका था। हालांकि फैंग हुआई के पास भी अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह सिर्फ भोग विलास में ही पैसा खर्च करना पसंद करता था। उसे कभी भी सुर्खियों में आने में मजा नहीं आता था, अपनी प्रसिद्धि को व्यापक रूप से प्रचारित करने में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? शिवम ने एक छोटा सा घूंट लिया। शायद आप मेरे पिताजी को अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 20 सालों से उनके द्वारा धोखा खा रहा हूँ। शिवम की नज़र में उसके पिता फैंग हुआई एक साधारण, ईमानदार इंसान थे और अपनी पत्नी के थोड़े गुलाम भी। लेकिन जब से उसने शियाओई को हासिल किया, उसे कई अनजान राज पता चले। फैंग हुआई असल में एक महाधोखेबाज था। उसके सामने तो बहुत गंभीर दिखता था, लेकिन उसकी पीठ पीछे बिल्कुल अलग इंसान। और तो और, अपनी माँ काओ लैंग के अलावा फैंग हुआई की कई औरतें भी थीं, और ये सभी औरतें असल में धरती की रानी थीं, जो पहले ही बहुत कुछ कह चुका था। और तो और, चूंकि उसे शियाओई विरासत में मिली थी और उसके पिता आकाशगंगा में चले गए थे, इसलिए उसका असली रूप और भी जाहिर हो गया। हर वीडियो चैट में मजाक इतना होता था कि काओ लैंग भी उसे रोक नहीं पाती थी। क्या ऐसा कोई इंसान धरती पर मुसीबतों से दूर रह सकता था? शिवम असल में राज जानता था। फैंग परिवार की कई पीढ़ियों ने ब्रह्मांड की दूसरी सभ्यताओं से एक दिलचस्प उपकरण खरीदा था जो किसी ग्रह पर किसी व्यक्ति के सारे निशान और यादें मिटा सकता था।
शियाओ के सटीक नियंत्रण से केवल फैंग परिवार के प्रति वफादार परिवार ही अपना मिशन पूरा कर रहे थे। ऑनलाइन मानव स्मृति में फैंग हुआई वाला हिस्सा बहुत पहले ही मिट चुका था, और यह यंत्र शियाओ के पास था, जिसका इस्तेमाल फैंग हुआई शिवम को ग्रह से बाहर भेजने के लिए करना चाहता था। यही कारण था कि शिवम निडर था। जब तक उसे कभी ऊब नहीं होती, वह दुनिया को पूरी तरह से वैसा ही बना सकता था जैसा वह उसके जाने से पहले था, और यहाँ तक कि जिन लोगों ने सुपर गॉड अकादमी से ज्ञान और कौशल प्राप्त किया था, उनसे भी सब कुछ छीन लेने का उसके पास एक तरीका था। युवा गुरु, आपने इस बार शैक्षणिक जगत में ऐसी धूम मचा दी है, आप कुछ समय के लिए व्यस्त रहेंगे। हा, क्या आप देश विदेश के उन विश्वविद्यालयों की बात कर रहे हैं? शिवम जानता था कि जूंग यंग क्या कह रहा है। चिंता मत करो, वे मुझ तक नहीं पहुंच सकते। दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के नाते अगर वह अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा नहीं करता तो उसे चैन नहीं मिलता। उसकी संपर्क जानकारी हमेशा जियाओ द्वारा सुरक्षित रखी जाती थी, ताकि कोई भी अनचाही कॉल या ईमेल उसे परेशान न कर सके। ठीक उसी समय शिवम के फ़ोन पर वांग कांग का एक संदेश आया। शिवम, इस बार तुमने वाकई धूम मचा दी। क्या हुआ? मैंने किससे पंगा लिया? तुम बकवास कर सकते हो, पर बकवास मत करो। नहीं, बेहतर होगा कि तुम वीबो चेक करो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब तुम्हारे पीछे पड़ी हैं। वान कांग ने कहा, मेरे पीछे? क्या उन्हें सचमुच मेरे धोखे का सबूत मिला? शिवम को इस पर यकीन नहीं हुआ। अगर मिला भी होता तो वह मनगढ़ंत होता। खुद देख लो, इतना हाई प्रोफाइल होने का तुम्हें हक है। हा। वान कांग ने एक इमोजी भेजा और बात करना बंद कर दिया। मुझे क्या देखना चाहिए? शिवम ने सबसे पहले ट्रेंडिंग टॉपिक्स खोले। सबसे ज़्यादा चर्चा अब उनके 20 लेख प्रकाशित करने या सबूतों के बदले इनाम देने की नहीं, बल्कि यंजिंग विश्वविद्यालय से मिले एक नोटिस की थी। शिवम, आदरणीय श्रीमान शिवम, सबसे पहले हम आपकी शानदार शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए आपको हार्दिक बधाई देते हैं। हमारे स्कूल में आयोजित एक आपातकालीन बैठक के अनुसार हम आपको अपने विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर बनने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसमें आपके विवेकानुसार लाभ शामिल होंगे। चूंकि हमें आपके लिए कोई प्रभावी संपर्क विवरण नहीं मिल पाया, इसलिए हमने ये तरीका अपनाया। कृपया समझें, यदि आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करने को तैयार हैं, तो हमारा स्कूल तुरंत किसी को जियांगन शहर भेजकर आपके साथ संबंधित मामलों पर चर्चा करने को तैयार है। आधिकारिक यंजिंग विश्वविद्यालय। अरे, इन लोगों के पास कुछ तरकीबें हैं। शिवम ने कभी ऐसी हरकत की कल्पना भी नहीं की थी। फ़ोन या ईमेल से उनसे संपर्क नहीं हो सकता था, लेकिन वीबो से हो सकता था, है ना? अगर वो देख भी नहीं पाते, तो अगर ये ट्रेंड करता तो सबको पता चल जाता। अगर उन्हें पता ही न चलता तो अजीब होता। लाभ मेरे विवेक पर। टीएस यांजिंग विश्वविद्यालय वाकई बहुत अमीर और ताकतवर है। इस तरह का निमंत्रण देश भर में पहला मामला हो सकता है। हालांकि यांजिंग विश्वविद्यालय को खेलना बखूबी आता है। नीचे दी गई टिप्पणियां भी काफ़ी दिलचस्प थीं। आधिकारिक यांजिंग विश्वविद्यालय, आप लोगों में ईमानदारी की कमी है। डीन कौन है? क्या उसे शर्तें तय करने की ज़रूरत है? उसके पैसे से आपके 10 स्कूल खरीदे जा सकते हैं। मैं डीन की तरफ से सहमत हूं। भविष्य में डीन अपने वीबो प्रोफाइल में यांजिंग विश्वविद्यालय के मानद प्रोफेसर की उपाधि जोड़ सकते हैं। जियांगनान विश्वविद्यालय, आपके स्कूल के पब्लिक अकाउंट में क्या चल रहा है? वे आपका व्यवसाय चुरा रहे हैं। जल्दी करो, यहाँ गर्मी कम नहीं हुई। यंजिंग विश्वविद्यालय के पोस्ट के 2 मिनट से भी कम समय बाद किंगबेई विश्वविद्यालय ने भी तुरंत यही किया। शिवम, श्रीमान शिवम, किंगबेई विश्वविद्यालय आपको फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। आज के शिक्षाविद में चयन के लिए हम आपको सीधे नामांकित करने को तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस बात पर विचार करेंगे कि सबसे ईमानदार कौन है। वाह, उन्होंने तो एक शिक्षाविद पाई भी बना दी। वाह, ये तो बहुत बड़ा कदम है। डीन अब शिक्षाविद बनने वाले हैं। आमतौर पर यह एक बहुत ही वर्जित प्रथा है। किसी शिक्षाविद के नामांकन को सौदेबाजी के हथकंडे के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह किसके लिए है। शिवम के लिए शिक्षाविद की उपाधि भी बहुत बड़ी नहीं लगती थी। 21 साल का शिक्षाविद, सोचो, क्या उसके पास योग्यताएं भी हैं? 20 लेखों के साथ भी क्या वह देश के लिए पर्याप्त योगदान देता है? जल्दी ही एक आपत्ति उभरी। इस व्यक्ति ने गुमनाम रूप से पोस्ट नहीं किया था, बल्कि 985 स्कूल नामक एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था, जो कार्बनिक पॉलीमर में विशेषज्ञता रखता था। उसने नेचर और साइंस में 7 लेख प्रकाशित किए थे, जो शिक्षा जगत का एक बड़ा नाम था। शिवम ने संयोग से ये देखा। वह वैज्ञानिकों की प्रशंसा करता था, लेकिन पुराने वैज्ञानिकों से नफरत करता था। क्या उसने उसे उकसाया? उसने तुरंत जवाब दिया, मैंने सुना है कि प्रोफेसर जोऊ ने हाल ही में साइंस में एक और शोधपत्र प्रस्तुत किया है ना? तो क्या हुआ? प्रोफेसर जोऊ ने तुरंत जवाब दिया, युवाओं को ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए, न कि सितारों को लक्ष्य बनाना चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सलाह के लिए धन्यवाद प्रोफेसर।
मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, इसलिए मैंने साइंस में कार्बनिक पॉलीमर पर 200 लेख प्रस्तुत करने का फैसला किया है। इससे उन्हें कुछ समय तक व्यस्त रहना चाहिए। उन पत्रिकाओं की आवश्यकताओं के अनुसार एक बार कोई नया विकास होने पर पुराने लेख प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि दो लोग एक साथ एक लेख प्रस्तुत करते हैं और एक पिछले शोध में 15% सुधार करता है और दूसरा 20%, तो वे केवल 20% की महत्वपूर्ण सफलता ही प्रकाशित करते हैं। जब तक शिवम का काम उसी श्रेणी का और बेहतर होगा, प्रोफेसर के लेख बेकार ही रहेंगे। हा, कमाल है, दीन जवाब देने में माहिर हैं। वाह दीन, क्या आपका मतलब है कि आपके पास और भी बहुत सारे अप्रकाशित लेख हैं? मैं प्रभावित हूँ। दीन पहले लोगों को पैसों से कुचलते थे, अब वे शोध पत्रों से उन्हें कुचल रहे हैं। वे बहुत ताकतवर हैं। इस तरह का मुंहतोड़ जवाब मेरी समझ से परे है। जैसे जैसे यांजिंग विश्वविद्यालय और किंगबी विश्वविद्यालय ने अपनी घोषणाएं जारी की, दूसरे विश्वविद्यालय भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। देश के लगभग हर 211 और 985 विश्वविद्यालयों ने शिवम को निमंत्रण भेजा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के अलावा दूसरे विश्वविद्यालय भी इस होड़ में शामिल हो गए ताकि उन्हें कुछ प्रचार मिल सके। आखिरकार नई कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं नज़दीक आ रही थीं, छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू करने का समय आ गया था और अपने विश्वविद्यालयों का प्रचार करने का इससे बेहतर समय और क्या हो सकता था। ऐसा लग रहा था कि शिवम को आमंत्रित करना उच्च शिक्षा में एक राष्ट्रव्यापी चलन बन गया था। अगर आप उन्हें निमंत्रण नहीं भेजते तो आप इस चलन के साथ नहीं चल रहे थे। जहां तक जियांगन विश्वविद्यालय की बात है, उन्होंने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया कि शिवम उनके अपने उत्कृष्ट छात्र हैं। भले ही यह नामात्र का ही क्यों न हो, उन्हें जियांगन विश्वविद्यालय के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। दूसरे विश्वविद्यालय बस एक नंबर लेकर कतार में लग सकते हैं। इस हंगामे का केंद्र होने के नाते शिवम अपने पक्ष में एक हास्यास्पद लड़ाई को देखकर बस व्यंग्यात्मक मुस्कान ही दे पाए। वह अचानक देश भर के विश्वविद्यालयों का सबसे ज्यादा मांग वाला पुरस्कार कैसे बन गया? ... इस बीच वीबो मुख्यालय के अंदर कर्मचारियों का एक समूह आज के चर्चित विषयों पर उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहा था। मनोरंजन उद्योग की तुच्छ बातों की तुलना में ये शैक्षणिक कार्यक्रम कहीं ज्यादा दिलचस्प और भव्य लग रहे थे। जबकि एक मनोरंजन स्टार के बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं और एक निश्चित स्तर की चर्चा बनी रह सकती है, एक विश्वविद्यालय कितने सेलिब्रिटी पैदा कर सकता है और उनका अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या है, किसी भी स्कूल के प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। जब सैकड़ों विश्वविद्यालय एक साथ ऐसी घोषणाएं कर रहे हों, तो वे व्यापक ध्यान कैसे आकर्षित नहीं कर सकते? हा, जब से डीन फैंग प्रसिद्ध हुए हैं, हमारी कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। हाँ, हाल ही में विज्ञापन स्थान पूरी तरह से बुक हो गया है। इस साल का राजस्व पिछले साल की तुलना में कम से कम 30% अधिक होने का अनुमान है। क्या आपको लगता है कि हमें डीन फैंग को और उपाधियां देनी चाहिए? मुझे लगता है कि डॉन मेंटल हॉस्पिटल के डीन की उपाधि अब उन पर जंचती नहीं। आप इसे कैसे लिखेंगे? शिवम, डॉन मेंटल हॉस्पिटल के डीन, विश्व साइबर सुरक्षा प्रतियोगिता में नंबर 1, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, हमारे देश के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी, चिकित्सा वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोलशास्त्री, भौतिक विज्ञानी। हा, ये बहुत लंबा है, बहुत लंबा। वीबो वेरिफिकेशन के लिए बस एक छोटी सी जगह है। अगर हम इतना सब लिखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं जंचेगा। हा, मैं सहमत हूँ। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम अपने होम पेज का लेआउट बदल दें। क्या होगा अगर डीन फैंग एक दिन असंतुष्ट होकर हमें खरीदने का फैसला कर लें? क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा? उनकी क्षमताओं को देखते हुए अगर हम उनके अधीन काम करें तो हमारी आय कई गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हा। अरे, बेवकूफ़ी बंद करो और आकर देखो, अभी अभी एक और बड़ी बात हुई है। जैसे ही कर्मचारी मज़े कर रहे थे, वीबो सत्यापन के लिए जिम्मेदार कर्मचारी चिल्लाने लगे। क्या हुआ? क्या और भी गपशप है? चलो देखते हैं। देखो, अभी अभी कई प्रसिद्ध विदेशी विश्वविद्यालयों ने हमारे वीबो अकाउंट के लिए पंजीकरण कराया है। सच में, सभी उत्सुकता से इकट्ठा हो गए। वे जानते थे कि भारत के लगभग हर विश्वविद्यालय का एक आधिकारिक वीबो है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ज़्यादातर यहीं लोकप्रिय था। विदेशों में फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ज़्यादा प्रमुखता से थे। देखो, यांजिंग विश्वविद्यालय के आधिकारिक बयान के सर्च में आने के 10 मिनट बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और MIT सभी ने आधिकारिक वीबो अकाउंट पंजीकृत कर लिए हैं। डिंग, उसी समय एक और विश्वविद्यालय का आवेदन नोटिफिकेशन सामने आया। वाह, हार्वर्ड भी आधिकारिक सत्यापन के लिए आवेदन करने आया है। क्या हो रहा है? मैं समझ गया, वे भारत में हमारी प्रतिभाओं को हथियाने आए हैं। क्या बात है? क्या डीन फैंग की अब वाकई इतनी मांग है? दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में शुमार विश्वविद्यालय आगे निकल गए हैं। क्या ये 100 स्कूलों की लड़ाई होगी? बिल्कुल नहीं।
हम डीन फैंग जैसी प्रतिभा को दूसरे विश्वविद्यालयों द्वारा हथियाए जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते। हम उन्हें एमआईटी या हार्वर्ड में प्रोफेसर बनते नहीं देख सकते। ऐसी प्रतिभाएं भारत में ही रहनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस कुछ कर्मचारी हैं। अगर उनके पास सभी ज़रूरी दस्तावेज हैं तो क्या हम उन्हें सत्यापन से मना कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अरे, तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम्हें लगता है कि डीन फैंग जैसे किसी व्यक्ति को आसानी से हथियाया जा सकता है? एक कर्मचारी ने हंसते हुए कहा, डीन फैंग जैसे व्यक्ति में क्या कमी है? सचमुच, हर कोई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये विश्वविद्यालय पैसे और अनुकूल नीतियों का लालच देकर आ सकते हैं, लेकिन क्या शिवम को वाकई इनमें कोई आकर्षण है? उन्होंने सचमुच ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसे कुछ सुंदरियां भेजने का वादा करना ज्यादा लुभावना होता। यह एहसास होते ही सभी ने अपनी सतर्कता छोड़ दी। जब तक शिवम भारत में रहना चाहता था, कोई भी प्रस्ताव उसे मना नहीं सकता था। अपने पिछले मुद्रा विनिमय युद्ध के दौरान जब उन्होंने राष्ट्र की सहायता की तो यह स्पष्ट था कि वे एक देशभक्त व्यक्ति थे। उन्हें ऐसी तुच्छ शर्तों से बहकाया नहीं जा सकता था। जल्द ही सभी विश्वविद्यालयों के सत्यापन स्वीकृत हो गए। पुराने कर्मचारियों ने बचा हुआ काम कुछ नए कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं को सौंप दिया और फिर अपनी कुर्सियां कंप्यूटर के सामने खींचकर बैठ गए। एमआईटी, प्रिय श्रीमान शिवम, हमारा स्कूल आपको विजिटिंग प्रोफेसर बनने के लिए सादर आमंत्रित करता है। हम नागरिकता से जुड़े किसी भी मुद्दे को सुलझाने में भी मदद करने को तैयार हैं और 2 साल के भीतर आपको यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में सदस्य पद की गारंटी देते हैं। साथ ही उच्च स्तरीय आवास और वाहन भी प्रदान करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप ध्यान से विचार करेंगे और आपके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। एट शिवम, शुरू हो गया है, शुरू हो गया है। कर्मचारी उत्साह से चिल्लाए। जो शुरुआत में भारत के विश्वविद्यालयों के बीच एक ईश्वरीय लड़ाई थी, अब उसमें विदेशी विश्वविद्यालयों की भी भागीदारी हो गई है, जिससे प्रतिभा के लिए ये लड़ाई और भी अराजक हो गई है। येल विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों ने भी लगातार निमंत्रण जारी किए और लगातार उदार शर्तें पेश कीं। ऐसा लग रहा था कि वे समझ गए थे कि शिवम को पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए किसी ने भी इसका जिक्र नहीं किया और प्रस्तावों को नीतिगत प्रोत्साहनों पर केंद्रित कर दिया। सिर्फ हार्वर्ड ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। हालांकि दुनिया के विश्वविद्यालयों की कई रैंकिंग जारी की गईं, जिनमें हार्वर्ड हमेशा शीर्ष पर नहीं रहा, लेकिन भारत के लोगों के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय सबसे प्रसिद्ध था। आखिर वे कितने ईमानदार हो सकते हैं? आखिरकार कई लोगों की निगाहों में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने एक आधिकारिक संदेश जारी किया, हालांकि उनका दृष्टिकोण अन्य विश्वविद्यालयों से बिल्कुल अलग था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अधिकारी, श्री शिवम, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हार्वर्ड में प्रोफेसर बनने के लिए आइए। एट शिवम, हा, क्या प्रतिभा है। यह आधिकारिक वीबो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में घुसपैठ करने वाले नेटिजन्स का जासूस होगा, है ना? कितना विनम्र, हा, ये लहजा बिल्कुल छोटे भाई जैसा है। अरे, आप एक विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा संस्थान हैं, कुछ हिम्मत तो रखिए, हा। शायद वे भारत के लोगों की पसंद समझ गए थे, क्योंकि इस घोषणा का अप्रत्याशित रूप से अच्छा असर हुआ और यह ट्रेंडिंग लिस्ट में भी सबसे ऊपर आ गई। यूसी के अध्यक्ष ने इस संदेश को देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। हम वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। मुझे पता लगाने में मदद करें कि यह आइडिया किसका था और उन्हें एक प्रस्ताव दें। अगर वे तैयार हैं तो वे कल ही विज्ञापन विभाग के निदेशक के रूप में काम शुरू कर सकते हैं। ये मत पूछिए कि ये स्कूल इतने विनम्र क्यों हैं। 20 उच्च स्तरीय लेख वाकई दुर्लभ हैं, लेकिन उनके लिए इतना गिड़गिड़ाना जरूरी नहीं है। आखिरकार ऐसे कई उदाहरण हैं जहां शोध समूहों ने एक जैसी पत्रिकाओं में दर्जनों लेख प्रकाशित किए हैं। हालांकि कई विशेषज्ञों के आकलन के बाद शिवम के हर एक अध्ययन को दुनिया और उद्योगों को बदलने में सक्षम माना गया, जिसमें नोबेल पुरस्कार आवेदन और अन्य उच्च स्तरीय सम्मानों की पूर्ण संभावना थी। उच्च स्तरीय लेख प्रकाशित करना और शीर्ष पुरस्कार जीतना एक ही पैमाने पर नहीं मापा जाता। हर साल एक जैसी पत्रिकाओं में न तो ज्यादा और न ही कम लेख प्रकाशित होते हैं, लेकिन नोबेल स्तरीय पुरस्कार जीतने वालों की संख्या लगभग नगण्य है। इन सभी जटिल नियमों के बिना अगर शिवम इन 20 लेखों के परिणामों का उपयोग उन पुरस्कारों के लिए आवेदन करने के लिए करते तो शायद उन्हें 10 में से 8 पुरस्कार मिल जाते। यही उनकी सबसे बड़ी कीमत है। शिवम का होना व्यवहारिक रूप से कई नोबेल पुरस्कार और इसी तरह के सम्मान जीतने जैसा है। थोड़ा विनम्र होना बेहतर है। शिवम के लिए दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पहले से ही कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। बहुत से लोग जानते थे कि वह जियांगन विला में रहता है, लेकिन वहां सुरक्षा व्यवस्था थी, इसलिए बाहरी लोग अंदर नहीं जा सकते थे। लगातार कई दिनों तक जियांगन विला के बाहर विभिन्न स्कूलों द्वारा भेजे गए पत्रकारों और प्रतिनिधियों से भरा रहा, जिनमें भारत और विदेशों से आए प्रतिनिधि भी शामिल थे। कुछ चेन होटल मालिकों ने ये खबर सुनते ही रातों रात नई रणनीति बनानी शुरू कर दी और आसपास कई चेन होटल खोलने की योजना बनाई। शिवम के व्यक्तित्व को देखते हुए वह निस्संदेह समय समय पर कोई बड़ी खबर बनाते।
तब तक उनका इलाका व्यवहारिक रूप से एक आर्थिक केंद्र बन सकता था। इसके अलावा घरों की कीमतें, जो आधे साल से ज्यादा समय से नहीं बढ़ी थीं, अचानक फिर से बढ़ने लगीं। अरे अज्ञानी आम लोगों, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह फंसा सकते हो? टैंक टॉप, शॉर्ट्स और चप्पल पहने शिवम अपनी बालकनी पर झुककर दूरबीन से सामुदायिक द्वार पर हो रहे जीवन दृश्य को देख रहा था। कुछ लोग तो तंबू भी लाए थे, वे उसे फंसाने पर तुले हुए थे। भारत संस्कृति विशाल और गहन है। क्या आपने कभी चेहरा बदलने के बारे में सुना है? गूली ने जो तरकीब पहले इस्तेमाल की थी वह अब शिवम को आ गई थी, जिसने अपनी चेहरे की मांसपेशियों और हड्डियों को कुशलता से नियंत्रित करके कुछ ही सेकंड में अपना चेहरा बदल लिया और अपनी सुंदर उपस्थिति बरकरार रखी। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। शिवम ने एक पोर्टेबल आईना निकाला और अपना चेहरा इधर उधर से देखा, वह एकदम सही था। आज जुओ शांके ने उसे फ़ोन किया और बताया कि प्रिंसिपल ने उसे ऑफिस में चाय पर बुलाया है। नेताओं की चाय कुछ खास आकर्षक नहीं थी, लेकिन शिवम जानता था कि यह कोई होममेड भोज नहीं, बल्कि असाधारण प्रतिभाओं का कुश्ती का आयोजन था। सच तो यह है कि शुरू से ही शिवम का जियांगन विश्वविद्यालय छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह बस ये देखना चाहता था कि यह नाटक कैसे आगे बढ़ेगा। जियाओ यी, ऑप्टिकल कैमोफ्लेज को निष्क्रिय कर दो और सोलर फनेस को स्टोव कर दो। उसके आदेश पर गाड़ी जियांगन विश्वविद्यालय के पार्किंग स्थल में उतरी और अपनी पूर्व संशोधन स्थिति में वापस आ गई। ये वाकई सुविधाजनक है, मुझे हाई टेक पसंद है। शिवम ने आह भरते हुए स्कूल के प्रशासनिक भवन में प्रवेश किया। इस बार बैठक प्रधानाचार्य के कार्यालय में नहीं, बल्कि प्रशासनिक भवन की पहली मंजिल पर स्थित मीटिंग हॉल में आयोजित की गई, जहां सैकड़ों प्रोफेसर उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वाह, इतने सारे लोग! शिवम ने दरवाज़ा खोला और वहां का भारी भरकम विद्वान वातावरण उसे आश्चर्य से सिहर उठा। आज ये सब क्या था? क्या प्रोफेसर के मूल्यांकन के मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी थी? जियाओ फैंग, तुम आखिरकार आ ही गए, सब लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। प्रिंसिपल ने तुरंत मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। प्रिंसिपल, ये तो, अरे पिछली बार तुम्हारे प्रोफेसर के मूल्यांकन को लेकर कुछ विवाद हुआ था ना? इस बार तुम्हारे शोध स्तर और उपलब्धियों को सभी ने मान्यता दी है, इसलिए आज हम आधिकारिक तौर पर तुम्हें प्रोफेसर की उपाधि प्रदान करते हैं। ये प्रिंसिपल, ऐसा नहीं है कि मुझे विश्वविद्यालय से प्यार नहीं है। जब चाहो ना कहना और जब चाहो हाँ कहना मेरे लिए ज्यादा लिहाज नहीं दिखाता, है ना? शिवम ने जानबूझकर कहा, आज इन बुजुर्गों को चिढ़ाने के इरादे से। सब जानते हैं कि हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों ने मुझे बहुत ही उदार शर्तों पर आमंत्रित किया है ना? नहीं नहीं नहीं, जियाओ फैंग, जल्दबाजी में मत बनो, हम इस पर अभी भी बात कर सकते हैं। प्रिंसिपल तुरंत घबरा गए और मन ही मन उन सभी प्रोफेसरों को कोसने लगे जिन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया था और उनके द्वारा पैदा की गई परेशानी के लिए उन्हें दोषी ठहराया। हाँ, उन्होंने आपको जो भी इलाज दिया है, हम भी उसका खर्च उठा सकते हैं। तभी जुओ शांके भी जल्दी से बोलने के लिए आगे आए। लेकिन उन्होंने मुझे न केवल प्रोफेसर का पद दिया, बल्कि एक शिक्षाविद का पद भी दिया। शिक्षाविद होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप शिक्षाविद के रूप में नामांकित होना चाहते हैं तो मैं आपको आज ही वहां नियुक्त कर दूंगा। प्राचार्य, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? ये सुनकर आगे की पंक्ति में बैठे एक प्रोफेसर शांत नहीं बैठ सके। वह 60 साल से ज्यादा उम्र के होने के बावजूद वह अभी भी शिक्षाविद के रूप में नामांकन पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, और आज फिर यह उनसे जुड़ा हुआ नहीं था। जब शिवम सीधे वहां पहुंच गए तो वह कैसे संतुलित महसूस कर सकते थे? उनके प्रकाशन भले ही ज्यादा न हो, न ही उतने उच्च स्तरीय, लेकिन उन्होंने 2 बार राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रगति पुरस्कार जीता था और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। प्राचार्य महोदय, शिक्षाविद के चयन की शर्तें सिर्फ अकादमिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं हैं, वे राष्ट्रीय विज्ञान और आर्थिक विकास में योगदान पर भी विचार करते हैं। इस लिहाज से उन्होंने अभी तक कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं दिखाया है। कौन कहता है कि उन्होंने कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं दिया है? इसी समय एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सम्मेलन कक्ष का दरवाजा धक्का देकर खोला। नेताजी, ये जानते हुए कि शिवम को अन्याय महसूस हो सकता है, जियांगन विश्वविद्यालय के प्राचार्य ने कल नेताजी को एक रिपोर्ट भेजी थी, इस उम्मीद में कि नेताजी हस्तक्षेप कर सकते हैं और शिवम को रोक सकते हैं, या कम से कम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह विदेश न जाएं। सम्मेलन कक्ष में मौजूद सभी लोग तुरंत खड़े हो गए। किसी नेता का आना कोई छोटी बात नहीं थी। मेरा मानना है कि शिवम एक शिक्षाविद बनने के योग्य हैं, नेता ने कहा। सच कहूं तो तकलामाकन रेगिस्तान में देश की उपलब्धियां शिवम के शोध से ही हासिल हुई हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों से पूछ सकते हैं। उन्होंने ऐसा किया। ज्यादातर प्रोफेसर सिर्फ इतना जानते थे कि शिवम ने उस परियोजना के लिए काफी धन दिया था, लेकिन उन्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ कि वह शोध उनका था। जमीन के बंजर होने से निपटने में देश की मदद करना अगर इसे उत्कृष्ट नहीं माना जाता तो फिर क्या माना जाता है? नेताजी, आपको यहाँ क्या लाया है?
शिवम अचानक थोड़ा शर्मिंदा हुआ। अगर मैं नहीं आया तो क्या होगा अगर आप दूसरे देशों से आने वाले उन लुभावने प्रस्तावों के बहकावे में आ गए? नेता ने प्यार से कहा। नहीं करूंगा। क्या मैंने पहले नहीं कहा था? मेरी, शिवम की रगों में भारत का खून है और मैं हमेशा भारत का ही रहूंगा। बहुत बढ़िया। नेता ने संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी। इन शब्दों ने मेरे मन को सुकून दिया। आप सब आगे बढ़ें, आज मैं सिर्फ एक दर्शक रहूंगा। नेता ने बैठने की जगह ढूंढ ली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रधानाचार्य मंच पर चले गए। आज हम शिवम को हमारे विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर नियुक्त करने के लिए मतदान शुरू कर रहे हैं। मतदान गुमनाम रहेगा, कृपया मतदान करने के लिए अपनी सीट के बाईं ओर वाली मशीन का इस्तेमाल करें। समय 1 मिनट है। जल्द ही 1 मिनट पूरा हो गया और इस बार मतदान सर्वसम्मति से हुआ। तो आज से शिवम हमारे एकीकृत प्रायोगिक अध्ययन विद्यालय में मानद प्रोफेसर का पद संभालेंगे और इस वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के शिक्षाविद के लिए नामांकित व्यक्तियों में से एक होंगे। तुरंत ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शिवम का मतदान समारोह सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। उनकी उपलब्धियां, योगदान और नेताओं का प्रबल समर्थन उनके पास था, जिससे उनका शिक्षाविद का खिताब लगभग तय था। बैठक के अंत में नेता ने शिवम को भोजन के लिए भी आमंत्रित किया, जो एक दुर्लभ अवसर था। ऐसा नहीं था कि नेता को दिखावा करना पसंद था, बल्कि वह बहुत व्यस्त थे और भोजन आमतौर पर जल्दी जल्दी किया जाता था। वह केवल बहुत महत्वपूर्ण लोगों से मिलते समय ही आराम से भोजन के लिए बैठते थे। नेता को एक सम्मानित अतिथि माना जाता था, इसलिए शिवम ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। हालांकि नेता की उपस्थिति में उन्हें सीधे सौर भट्टी का उपयोग करके उड़ान भरने में शर्मिंदगी महसूस हुई। शुक्र है, ये केवल घर जाने का एक रास्ता था। हालांकि पत्रकार अभी भी प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहे थे। एक बार जब शिवम समुदाय में प्रवेश कर गए तो उनके पास उन्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा नेता के आदमी आसपास मौजूद थे, इसलिए कोई वास्तविक बाधा नहीं थी। वह आराम से घर लौट आए। आपको क्या खाना पसंद है, नेता? शिवम ने पूछा। मैं कुछ भी खा लूंगा। उम्र बढ़ने के साथ मुझे पौष्टिक आहार ज्यादा पसंद है। मैं बस थोड़ा दलिया और सब्जियां खाऊंगा, नेता ने बिना किसी दिखावे के कहा। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी वाकई इतनी साधारण थी। बहन जुआंग यंग, रसोई से दोपहर का खाना बनवाओ। ध्यान रहे कि सामग्री ताज़ी हो, ज्यादा महंगी न हो। मैं नहीं चाहता कि नेता नाराज हो, शिवम ने निर्देश दिया। मैं समझ गया, युवा गुरु। शिवम की बातें सुनकर जुआंग यंग ने उनका और भी सम्मान किया। उनकी सोच अब और परिपक्व होती जा रही थी। जियाओफांग, आपके कुछ राज हैं और मैं उनके बारे में आपसे नहीं पूछूंगा, नेता, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, ने कहा। विभिन्न क्षेत्रों में इतनी सारी उपलब्धियों के साथ कुछ ऐसे राज भी होंगे जिन्हें आप साझा नहीं कर सकते। हालांकि एक शिक्षाविद होने के नाते आप सिर्फ एक उपाधि लेकर कुछ नहीं कर सकते। नेता, बस मुझे बताइए, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? शिवम को पता था कि नेता उससे शर्तों पर बातचीत शुरू कर रहा है। साल में 1-2 बड़ी उपलब्धियां हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है ना? नेता ने कोई बड़ी मांग नहीं रखी। हाँ, ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। मैं बिना किसी परेशानी के साल में 5 बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता हूं। अगर इससे उसके देश को मजबूती मिलती तो शिवम को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं होती। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी उपलब्धियां हमारे देश की सेना, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों में काफ़ी उन्नति लाएंगी। आपके आश्वासन से मुझे राहत मिली है। नेता खिलखिलाकर हंसा। मैं जियांगन विश्वविद्यालय में आपके लिए एक शिक्षाविद वर्कस्टेशन की व्यवस्था कर सकता हूं। आप खुद भी कुछ छात्रों की भर्ती कर सकते हैं, जिससे देश के लिए प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी। मैं सब कुछ आप पर छोड़ता हूं, नेता। शियाओयी के साथ शिवम आसानी से कई प्रयोगात्मक अन्वेषण योजनाएं बना सकता था और उन्हें छात्रों को सौंप सकता था। वर्कस्टेशन की बात करें तो इतना अमीर होने के नाते वह कोई भी ज़रूरी उपकरण या सामग्री खरीद सकता था। हाँ, बढ़िया, लगता है मेरे पुराने चेहरे का अभी भी कुछ असर है, नेता ने प्यार से हंसते हुए कहा। नेताजी, मैंने आपको जो लड़ाकू विमान और परमाणु पनडुब्बी का खाका दिया था, वह कैसा निकला? ओह, हम पहला प्रोटोटाइप बना चुके हैं और यह कई वर्चुअल ट्रायल उड़ानों से गुजर चुका है। इसका प्रदर्शन पिछली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से कहीं बेहतर है। हालांकि दोनों में केवल 80% ही समानता है, फिर भी योद्धा औपचारिक परीक्षण उड़ानों को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। वाह, कुछ ही दिनों में मैं आपके लिए नवीनतम अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी सबमरीन टॉर्पीडो के खाके तैयार करने में मदद करूंगा। ये सुनकर नेता के पसीने छूट गए और वह सोचने लगा कि क्या शिवम और कुछ नहीं बना सकता। जब आप ऐसा कर ही रहे हैं तो एक कॉस्मिक युद्धपोत क्यों न बना लें? तो मैं कुछ दिनों में किसी को इसे लेने भेज दूंगा, नेता ने कहा। जरूरत नहीं है, मैं इसे स्काईनेट पर अपलोड कर देता हूं। आप किसी को वहां से इसे प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं। स्काईनेट? नेता शिवम की बात समझ नहीं पा रहा था। जियाओफांग, स्काईनेट हमारे देश का सबसे सुरक्षित नेटवर्क हब है।
आप इसे वहां कैसे अपलोड कर सकते हैं? नेता, क्या आप भूल गए? मैं सीएन को जानता हूँ। हा, दिखावा बंद करो, आप सीएन हैं, है ना? नेता हंसा। ओह, शिवम के चेहरे पर एक भाव जम गया। नेता, कृपया मजाक मत करो। मैं सीएन कैसे हो सकता हूँ? मैं तो बस उसे जानता हूँ। ओह, क्या ऐसा है? फिर मुझे कैसे साफ साफ याद है कि आपने मुझसे कभी कहा था, मैं हमेशा के लिए भारत का आदमी हूँ। नेता ने शिवम को घूरा। आह, मैं भूल गया। शिवम ने अपने माथे पर थपकी दी। उसने नेता को ये बात जरूर कही थी, लेकिन ये सीएन नाम से हुई एक पिछली बातचीत के दौरान कही गई थी। क्या इससे उसकी पहचान उजागर नहीं हो गई? हा, शिवम के शर्मिंदा भाव देखकर नेता फिर हंस पड़े। अरे छोटे, मुझसे और कितने राज छुपा रहे हो? लेकिन अगली बार ज्यादा बात मत करना, आखिरकार तुम्हें दूसरे देशों के लिए थोड़ी इज्जत तो छोड़नी ही चाहिए। हे, मैं समझ गया नेताजी। अचानक शिवम को कुछ याद आया। नेताजी, मैं आपसे अपने देश के आंतरिक मामलों से जुड़ी एक बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। ओह, मुझे सुनने में दिलचस्पी है। इसे करो। नेता उत्सुक हो गया। नेता, क्या आपने प्राचीन मार्शल आर्ट एसोसिएशन के बारे में सुना है? शिवम ने पूछा। नेता के हाव भाव बदल गए। आह, बिल्कुल, मुझे पता है। क्या बात है? क्या वे आप पर तथाकथित प्रबंधन शुल्क थोपने आए हैं? मैं उनसे बात करूंगा। नहीं, मैंने प्रबंधन शुल्क लेने आए लोगों को पीटा और भगा दिया और मानसिक कष्ट के लिए कई अरबों का मुआवजा भी मांगा। शिवम ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा। आप ऐसा कर सकते हैं? नेता की आंखें चमक उठीं। सच कहूं तो नेता, मेरे परिवार ने मुझे कुछ मार्शल आर्ट सिखाए हैं, बहुत शक्तिशाली। जहां तक ताकत की बात है, मैं आपके सामने शेख ही नहीं बघारूंगा। नेता को अचानक याद आया कि उसके अंगरक्षक ने क्या कहा था। उसके जाने से पहले उसके निजी अंगरक्षक ने उसे फैंग जुए से सावधान रहने की चेतावनी दी थी, ये कहते हुए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसा लग रहा था कि अंगरक्षक गलत नहीं था। तो क्या आप महाशक्तियों के उपयोगकर्ता हैं या प्राचीन मार्शल कलाकार? मुझे लगता है दोनों में से कोई नहीं। शिवम ने उत्तर दिया। नेता, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप धर्मनिरपेक्ष समाज में प्राचीन मार्शल कलाकारों द्वारा किए गए अत्यधिक कार्यों से अवगत हैं? ये सुनकर नेता के चेहरे पर कुछ हद तक अपराध बोध का भाव आ गया। जरूर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई हल नहीं होता, नेता ने आह भरी। दूसरे देशों में महाशक्ति संगठन एकजुट होते हैं, लेकिन भारत में महाशक्तियों के उपयोगकर्ता और प्राचीन मार्शल कलाकार दो गुटों में बंटे हुए हैं और एक दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं है। शक्ति बहुत बिखरी हुई है। संतुलन बनाए रखने के लिए राष्ट्र महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को नियंत्रित करता था, लेकिन केवल राज्य के नियंत्रण में रहने वाले कुछ अन्य प्रमुख देशों के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं से मुकाबला करना मुश्किल था। इस समय प्राचीन मार्शल कलाकारों की शक्ति की आवश्यकता थी। हालांकि उन्होंने राज्य के सख्त नियमों को सहन करने से इनकार कर दिया। अगर संबंध वास्तव में टूट जाते तो इस विशेष बल के नुकसान से राष्ट्रीय शक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता। इसलिए नेता ने इस मुद्दे को नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि राज्य की वर्तमान शक्ति अपने हितों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकती थी। नेताजी, क्या आप चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र के महाशक्ति उपयोगकर्ता और प्राचीन मार्शल कलाकार भविष्य में एकजुट हों? बिल्कुल। तो फिर मुझे कुछ अधिकार देने के बारे में क्या ख्याल है? मैं उन लोगों को नियंत्रित करूंगा जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, और आपको बस मुझ पर नज़र रखनी होगी। लिटिल फैंग, मैं तुम्हारी मंशा समझता हूं, लेकिन यह मामला तुम्हारे बस से बाहर हो सकता है, मुखिया ने कहा। उनमें से हर एक के पास असाधारण कौशल हैं और वे बहुत घमंडी हैं। यानहुआंग संगठन भी उन्हें संभाल नहीं सकता। तुम कैसे संभाल पाओगे? पदभार ग्रहण करने और इस स्थिति के बारे में जानने के बाद मुखिया ने इन विशिष्ट व्यक्तियों के लिए व्यवस्थित प्रबंधन लागू करने पर विचार किया था। हालांकि प्राचीन मार्शल कलाकार बहुत घमंडी थे और महाशक्ति समूह केवल उनके बराबर ही था। इसके अलावा इन प्राचीन मार्शल परिवारों और संप्रदायों का सांसारिक दुनिया में महत्वपूर्ण प्रभाव था। यदि अतिवादी उपाय किए जाते तो इससे सामाजिक स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता था। इसलिए अंततः वे एक समझौते पर पहुंचे। प्राचीन मार्शल जगत के लोगों को सांसारिक स्थिरता में हस्तक्षेप नहीं करना था और उन्हें यानहुआंग संगठन को उनकी शक्ति की आवश्यकता होने पर प्रतिक्रिया देनी थी, एक निश्चित सीमा तक स्वशासन बनाए रखना था। इस तरह के समझौते के कारण प्राचीन मार्शल एसोसिएशन और भी उग्र हो गया, यहाँ तक कि प्रबंधन शुल्क की आड़ में धर्मनिरपेक्ष उद्यमियों को भी निशाना बनाया, जो मूलतः लूटी थी। मुखिया, अगर मैं एक बात और कहूँ तो हम सभी ईमानदार व्यवसायी हैं। हम इन लोगों के प्रति कुछ भी ऋणी नहीं हैं, तो हम अपनी मेहनत से जो पैसा कमाते हैं वह उन्हें क्यों दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि वे कुछ मार्शल आर्ट जानते हैं? वास्तव में शिवम की बात बिल्कुल सही थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। यानहुआंग के महाशक्तियों के उपयोगकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा मौजूदा संतुलन बनाए रख सकते थे, उन्हें दबा नहीं सकते थे।
मुखिया, चूंकि कुछ लोग जिद करके प्रबंधन का पालन करने से इनकार करते हैं, इसलिए मैं तब तक आपकी मदद करूंगा जब तक वे झुक न जाएं। छोटे फैंग, तुम नहीं जानते कि उनमें से कितने हैं या वे कितने शक्तिशाली हैं। वे पुराने राक्षस जो सैकड़ों वर्षों से साधना कर रहे हैं, उनमें अथाह शक्ति है। यानहुआन के सबसे शक्तिशाली महाशक्तियों के उपयोगकर्ता भी ज्यादा से ज्यादा उनकी बराबरी कर सकते हैं। मुखिया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मैं हमारी शक्ति को कम किए बिना इन समस्याओं को हल करने में आपकी मदद कर सकूं, तो क्या आप सहमत होंगे? जरूर, मुखिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप एक महान नायक होंगे। लेकिन आप इसे कैसे करने की योजना बना रहे हैं? यह आसान है, बस एक नया संगठन स्थापित करें जो प्रबंधन के लिए महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं और प्राचीन मार्शल कलाकारों को मिलाए। आप इसे आसान बना रहे हैं। मुखिया ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, वे स्वाभाविक रूप से प्रबंधन का पालन नहीं करते। अगर नामात्र भी मान लें तो भी वे अपने तरीके से काम करते हैं। यह नया संगठन एक खोखला खोल के अलावा कुछ नहीं होगा। हे, मुखिया, इस नए संगठन को बनाना आपका काम है, उन्हें पालन करवाना मेरा काम है। आखिरकार मुझे कार्रवाई करने के लिए एक जायज़ कारण तो चाहिए ही ना। तुम छोटे बदमाश। मुखिया समझ गया, इतनी सारी बातों के बाद शिवम बस एक जायज़ दर्जा चाहता था। मुखिया के सबसे मजबूत समर्थन के साथ शिवम के पास कार्रवाई करने का एक जायज़ बहाना होगा। बस इतना ही, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे यानहुआन के सबसे विशिष्ट महाशक्ति उपयोगकर्ताओं की एक टीम दो, ज़्यादा नहीं, 30 ही काफ़ी होंगे। 1-2 महीने में मैं उन्हें उस प्राचीन मार्शल एसोसिएशन में ले जाऊंगा। क्या तुम्हें भरोसा है? बिल्कुल। अच्छा, न जाने क्यों मुखिया ने शिवम की आंखों में देखा और उसे जरा भी शक नहीं हुआ, मानो उसके लिए तो ये सब स्वाभाविक ही था। चूंकि यही बात है, तो आज से यानहुआंग एक नया प्रबंधन ब्यूरो स्थापित करेगा। क्या तुम इसके निदेशक बनने को तैयार हो? मैं नहीं चाहता। मुखिया ने अभी अभी दलिया का एक घूंट लिया था और लगभग थूक ही दिया था। उसने शिवम को एक उपाधि दी थी और अब वो उसे नहीं चाहता था। मुखिया, आप मेरे व्यक्तित्व को जानते हैं। मुझे खेलकूद पसंद है। जियांगन विश्वविद्यालय ने मुझे सिर्फ नाम का प्रोफेसर रखा है। अगर आप मुझे निदेशक बना देंगे तो मेरा दम घुट जाएगा। हा, मुखिया तुरंत समझ गया। शिवम को अधिकारी बनना बहुत परेशानी भरा लग रहा था। ऐसा क्यों न हो, आप इस विभाग के मानद सलाहकार के रूप में काम करें, प्रबंधन से नहीं बल्कि मंत्री स्तर के अधिकार के साथ। हे, धन्यवाद मुखिया। शिवम ने आखिरकार संतुष्टि के साथ स्वीकार कर लिया। चीफ, इस विभाग के नाम के बारे में मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। चीफ शिवम के मनमौजी मन को समझ गया। आप नाम चुन सकते हैं, लेकिन उसे उचित रखें। आखिरकार ये यानहुआंग का एक आधिकारिक उपखंड है। हाँ, समझ गया। लेकिन छोटे फांग, मुझे आपको कुछ बताना है ताकि आप मानसिक रूप से तैयार हो सकें। कृपया आगे बढ़ें, चीफ। हालांकि वे महाशक्ति उपयोगकर्ता यानहुआंग के प्रबंधन में हैं, जैसा कि आप जानते हैं, उनमें से प्रत्येक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है और इसलिए अभिमानी है। चूंकि वर्तमान महाशक्ति समूह के नेता की सैन्य पृष्ठभूमि है और वह देश के प्रति वफादार है, इसलिए वे केवल यानहुआंग के दमन के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन अगर आप जिस टीम का अनुरोध करते हैं उसका प्रबंधन खो देते हैं, तो हो सकता है कि वे आपके अधीन न हो और आपके प्रबंधन को इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मुझे ज्यादा चिंता इस बात की है कि वे बहुत ज्यादा आज्ञाकारी होंगे। शिवम हंसा। मुझे अवज्ञाकारी लोगों को शिक्षित करना सबसे ज्यादा पसंद है। दरअसल वह कुछ उपद्रवी लोगों की उम्मीद कर रहा था ताकि सलाहकार के तौर पर वह उन्हें सबक सिखाने का एक बहाना। फिर भविष्य में इतनी सारी परेशानियां नहीं होंगी। शिवम के घबराए हुए चेहरे को देखकर मुखिया को अचानक समूह की चिंता हुई और उसने आशा व्यक्त की कि वे कोई समस्या खड़ी नहीं करेंगे और शिवम के साथ सहयोग करेंगे। तो फिर मैं यह मामला आप पर छोड़ता हूँ। अगर भविष्य में आपको कभी मेरी मदद या सहयोग की ज़रूरत पड़े तो मेरे सचिव से संपर्क करें। मुखिया, आज पहले ही काफ़ी समय बिता चुके थे और उन्हें यांजिंग लौटने के बाद कई काम निपटाने थे। मुखिया, मैं आपको यांजिंग वापस भेजने के लिए किसी का इंतज़ाम करता हूँ। ज़रूरत नहीं है, हम जनता के सेवक हैं। हम उन्हें और कैसे परेशान कर सकते हैं? हे, मुखिया सही कह रहे हैं। तो फिर मैं आपको बाहर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, कागजात और सलाहकार की नियुक्ति कुछ दिनों में आपके घर भेज दी जाएगी। समझ गया मुखिया, बस मेरी खुशखबरी का इंतज़ार करो। युवा गुरु, अगर आप चाहते हैं कि वे प्राचीन मार्शल कलाकार ठीक से काम करें, तो मैं आपके लिए प्राचीन मार्शल एसोसिएशन की यात्रा कर सकता हूँ। इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हो? गूई की आवाज़ शिवम के कानों में गूंजी। शिवम ने गूई के लिए एक लंबी छुट्टी का इंतजाम किया था, लेकिन वह आदमी बाहर जाने के बजाय पूरे 1 महीने सुपर गॉड अकादमी में रहा। उसकी ताकत लगातार अप्रत्याशित होती जा रही थी। ये पहले जैसा नहीं है, शिवम ने जवाब दिया। उन्हें पीटने से वे सिर्फ डर जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से झुकाना मुश्किल है। हमारा सिद्धांत क्या है?
कम प्रोफाइल रखना। मुझे उन्हें सचमुच जीतने का कोई तरीका ढूंढना है, इसलिए मुझे लोगों के नाम का इस्तेमाल करना होगा। युवा गुरु, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका क्या मतलब है। कोई बात नहीं अगर आप नहीं समझते, शिवम ने मन ही मन बुदबुदाया। दरअसल वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने से थक गया था और कुछ नया आजमाना चाहता था बस। जाहिर है एक और वजह भी थी। वह इस मौके का इस्तेमाल अपनी सुपर गॉड अकादमी में कुछ संभावित लोगों को भर्ती करने के लिए कर सकता था, इसलिए उसे खुद आगे आना पड़ा। चलो आज रात मेरे साथ अभ्यास करो। मैंने हाल ही में कुछ नई मार्शल आर्ट सीखी हैं और मुझे जल्द ही उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ युवा गुरु। नेता की स्वीकृति के साथ इस बिल्कुल नए विभाग को तुरंत मंजूरी मिल गई। भारत के मूल आधिकारिक महाशक्ति उपयोगकर्ता संगठन का नाम यानहुआंग था। संगठन का प्रमुख एक 8वें स्तर का महाशक्ति उपयोगकर्ता था। दुनिया भर में 8 7वें स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ता थे, लेकिन केवल 2 8वें स्तर के, एक संयुक्त राज्य अमेरिका में और दूसरा भारत में। यानहुआंग में कई उपविभाग थे जो महाशक्ति उपयोगकर्ताओं की विभिन्न विशेष क्षमताओं के अनुसार विभाजित थे। बेशक रसद जैसे गैर लड़ाकू कर्मचारी भी थे और यह नया विभाग यानहुआंग की नींव पर स्थापित किया गया था। यह विभाग यानहुआंग से संबद्ध तो था, लेकिन उससे स्वतंत्र भी था, प्रबंधन और पर्यवेक्षण क्षमताओं से युक्त था और सीधे नेता के प्रति उत्तरदायी था। इसलिए एक निश्चित दृष्टिकोण से शिवम का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण था। नेता की कार्यकुशलता वाकई तेज है। तीसरे दिन शिवम को एक छोटी लाल पुस्तिका और यानहुआंग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बैज मिला। ये बिल्ला सिर्फ एक टोटेम नहीं था, बल्कि एक बेहद परिष्कृत उपकरण था जिसके काम कंप्यूटर से कम नहीं थे। नेता ने नाम रखने का काम मुझ पर छोड़ दिया है, हा हा हा। शिवम ने पुस्तिका खोली और उस पर उसका पहचान पत्र तो था, लेकिन इस नए विभाग का नाम खाली छोड़ दिया गया था। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास एक शील्ड है, तो चलो इसे शेंगन ब्यूरो ही कहते हैं। शिवम ने बिना सोचे समझे पुस्तिका में यह नाम लिख दिया। ये चीज़ें नेता के निजी अंगरक्षक ने पहुंचाईं, जिसने भौहें चढ़ाईं। ये व्यक्ति नेता की कई बातों से बिल्कुल मेल खाता था, रहस्यों से भरा हुआ, फिर भी गंभीर नहीं, वाकई एक अनोखा व्यक्ति। कोई आश्चर्य नहीं कि नेता उसे इतना अलग नजरिए से देखते थे। अरे दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? सलाहकार फैंग, मैं हूँ ही हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम सिर्फ एक एसएसएस स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ता हो, है ना? शिवम एक नज़र में ही उसकी ताकत भांप गया। उस शक्ति के साथ नेता की रक्षा करना शायद थोड़ा नाकाफी होगा। हुई के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। वह जानता था कि शिवम सच कह रहा है। पूरे भारत में महाशक्तियों के उपयोगकर्ता कम नहीं थे और ताकत के मामले में वह वास्तव में शीर्ष पर नहीं था। सलाहकार फांग, 20 साल पहले से किसी भी महाशक्ति उपयोगकर्ता ने भारत में घुसपैठ नहीं की है। लगभग सभी घरेलू महाशक्ति उपयोगकर्ता पंजीकृत हैं, इसलिए मेरी शक्ति नेता की रक्षा के लिए पर्याप्त है, हुई ने कहा। हा, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। मुझे लगता है कि कोई भी महाशक्ति उपयोगकर्ता नेता का अंगरक्षक नहीं बनना चाहता, शिवम ने उसकी ओर देखते हुए एक प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। भारत के सभी महाशक्ति उपयोगकर्ता नागरिक आबादी से थे। कुछ लोग जनजाति इसके साथ थे, जबकि अन्य ने नशीली दवाओं के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले कारकों के कारण क्षमताएं विकसित की, लेकिन राष्ट्रीय प्रबंधन के तहत एकीकृत होने से पहले वे सभी एक स्वतंत्र जीवन का आनंद लेते थे। एक बार ऐसे अप्रतिबंधित जीवन के आदी हो जाने के बाद वे स्वेच्छा से अपनी स्वतंत्रता कैसे खो सकते थे? हुई के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उनके नेता 8वें स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ता के अलावा अन्य महाशक्ति उपयोगकर्ता भी नागरिक थे। वे देश के समर्थन पर निर्भर रहते थे, लेकिन ज्यादातर महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का ही काम करते थे। वे नेता की 24 घंटे सुरक्षा करने को तैयार नहीं थे और उनके समग्र नेता के पास संभालने के लिए बहुत सारी समस्याएं थीं, जिससे नेता की हर समय सुरक्षा करना असंभव हो गया था। इसलिए अब हुई की बारी थी। सौभाग्य से, किसी कारण से, किसी भी एसएसएस स्तर या उससे उच्च महाशक्ति उपयोगकर्ता ने कभी भारत में घुसपैठ नहीं की थी, इसलिए नेता की सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वे लोग भले ही नियंत्रण के आगे न झुकें, लेकिन वे नेता को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। ऐसा क्यों न हो, तुम कुछ समय के लिए नेता की रक्षा के लिए किसी को ढूंढ लो। मैं तुम्हें प्रशिक्षण के लिए ले जाऊंगा, शिवम ने प्रस्ताव रखा। लेकिन क्या तुम खुद नेता की रक्षा के लिए ज्यादा ताकत हासिल करना चाहते हो? बिल्कुल, हुई। दिल से एक सैनिक होने के नाते इस सवाल के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस फिर मैं नेता से बात करूंगा। तुम्हें बस वहां मौजूद रहना है, शिवम ने कहा। 2 महीने में मैं गारंटी देता हूं कि तुम एक महाशक्ति उपयोगकर्ता बन जाओगे और तुम चौथे स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति को हरा सकते हो। सच में, कुछ दिन पहले मैं सिंगापुर गया था और एक महाशक्ति उपयोगकर्ता को मार गिराया था जो स्टेरॉइड ले रहा था। सिर्फ 1 साल पहले मैं अभी भी एक साधारण छात्र था। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? हुई की आंखों में संदेह भरी नजर देखकर शिवम समझ गया कि उसे शक है।
शब्द चाहे कितने भी आकर्षक क्यों न हो, ताकत से बढ़कर कोई चीज़ इसे साबित नहीं कर सकती। एक पल में शिवम ने अपनी आभा बिखेरी और हुई पर दबाव डाला। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी झरने के नीचे खड़ा हो, 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा हो और दबाव के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। ये बिल्कुल वैसी ही शक्ति थी जो केवल महाशक्ति उपयोगकर्ताओं के पास ही होती है। मैं आज ही नेता के पास आवेदन करूंगा। हुई ने अपने माथे से पसीना पोंछा और तुरंत सहमत हो गया। सलाहकार फैंग, नेता द्वारा चुने गए 30 लोग यांजिंग में महाशक्ति उपयोगकर्ताओं के तीसरे अड्डे पर आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कब जाएंगे? परसों। जैसे ही आपका काम सौंप दिया जाएगा, मैं खुद वहां जाऊंगा। ठीक है, मैं वहां आपका इंतजार करूंगा। हुई ने शिवम को सलाम किया और बाएं। ओह, कितने अफसोस की बात है। शिवम ने अपना सिर हिलाया। उनके अपने विश्वास तो हैं ही, जिनका सुपर गॉड अकादमी से कोई संबंध नहीं है। शिवम की उन उपद्रवी सुपरपावर उपयोगकर्ताओं को सुपर गॉड अकादमी में लाने की कोई योजना नहीं थी। उसके लिए वफादारी प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हालांकि जियानगन शहर यांजिंग से काफी दूर था, उस कार से शिवम रोजाना आना जाना कर सकता था, इसलिए उसे अपने परिवार को खास तौर पर बताने की जरूरत नहीं थी। सुपरपावर उपयोगकर्ताओं के लिए तीसरा बेस एक ऐसा स्थान था जिसे राष्ट्र ने विशेष रूप से सुपरपावर उपयोगकर्ताओं के दैनिक जीवन और प्रशिक्षण के लिए बनाया था। बाहर से देखने पर यह एक साधारण सैन्य अड्डे जैसा ही दिखता था, लेकिन अंदर जो छिपा था वह भारत की सबसे खास और संभावित शक्ति थी। मानद सलाहकार का पद आधिकारिक तौर पर संभालने का शिवम का ये पहला दिन था। नेता द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुने गए 30 व्यक्ति पहले से ही प्रशिक्षण मैदान में खड़े थे। महाशक्तियों के बाद वे सबसे ताकतवर समूह थे, फिर भी उनका रवैया ढीला था, सैनिकों जैसा जरा भी नहीं। महाशक्तियों के आसपास होने पर ही वे थोड़ा बहुत व्यवहार करते थे। इसके अलावा वे अक्सर एक दूसरे से झगड़ते रहते थे और छोटी मोटी कहासुनी का बड़े झगड़ों में बदल जाना कोई असामान्य बात नहीं थी। उबड़ खाबड़ इलाका अक्सर भीषण झड़पों का गवाह रहा, लेकिन इस दिन वे खुद को एक दुर्लभ एकजुट मोर्चे पर पाया। उन्होंने सुना था कि यानहुआंग एक सलाहकार नियुक्त कर रहे हैं और वे इस नए सलाहकार से प्रशिक्षण लेने वाले पहले समूह थे। उनका रवैया ये था कि उन्हें अनुशासित करने के लिए ऐसा करने की ताकत होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें बाहर निकल जाना होगा। अपनी विशेष क्षमताओं के साथ आराम से रहना आकर्षक था। इन अनचाहे कामों के लिए आज़ादी क्यों छोड़ें? अरे, क्या तुमने सुना है कि नया सलाहकार एक छोटा बच्चा है? क्या? और वह अभी भी आने की हिम्मत करता है? चलो उसे पीटते हैं और बेस से बाहर फेंक देते हैं ताकि वो फिर कभी अपनी शक्ल न दिखाए। मुझे लगता है ये मुमकिन है। एक बच्चे के पास सलाहकार के तौर पर देने के लिए क्या है? क्या वो सोचता है कि हम सब आज्ञाकारी बच्चे हैं? हा, मैंने सुना है कि पुराने मार्शल आर्टिस्ट अच्छी जिंदगी जीते हैं, आज़ाद और बेशुमार पैसों के साथ। अगर वो औरत हमें दबा न रही होती। बताओ, भारत की सिर्फ 8वें लेवल की महाशक्ति इस्तेमाल करने वाली एक औरत है। इज्जत पर मानने को तैयार नहीं। हम उसे हरा नहीं सकते। चुप रहो। अगर चेयरमैन ने सुन लिया तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। क्या तुम्हें नहीं पता कि औरत से ज्यादा किसी खलनायक को भड़काना बेहतर है? अरे, तुम लोग किस बारे में फुसफुसा रहे हो? तभी उनके पीछे से एक जवान आवाज आई। आज से यानहुआन का नया विभाग शेंगन ब्यूरो आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गया है। मैं हूं शिवम, आपका मानद सलाहकार। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।